हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो अपन नवंबर महीने का करंट अफ़ेयर कर रहे थे और इसे करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है? तो नवंबर महीने के करंट अफ़ेयर में ये क्या पढ़ा दिया, किसने पढ़ाया हुआ है? अरे ये कौन से सब्जेक्ट में होता है भई? आग्नेय, अवाची, नेत्रे, प्रतीचि, हैं? कौन से सब्जेक्ट में? पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में। तो कौन-कौन से अवार्ड नवंबर महीने में चर्चा में रहे हैं? शुरुआत करते हैं प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, है ना? जब ऐसी खबरें आती है, आपको थोड़ी-थोड़ी चिंता हो जानी चाहिए क्योंकि मैं पूछता हूँ पुरानी बातें और आप मुझे बताएँगे पुरानी बातों के अंदर हमने पढ़ा था जल संचय भागीदारी योजना के अंदर इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान की कौन-सी क्या रैंक रही है? फटाफट बताएँगे। कल पढ़ाया था कि कौन-सी में तो पहले पर है, कौन-सी में दूसरे पर है, कौन-सी में तीसरे नंबर पर है। जल संचय में कौन-सी पर थे? चलो पीएम कुसुम में बता दो। ए में तो पहले पर, बी और सी में तीसरे पर और जल संचय वाले में भी कौन से पर थे? तीसरे पर थे। ठीक है ना? तो जल संचय जन भागीदारी जो योजना है उसके इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान कौन से नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर। ये रैंक कहाँ से आई? तो ये रैंक यहाँ से आई। क्या? प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जो लॉन्च किए गए, पहली बार किए गए हैं। पहली बात तो इसको समझ लें, क्या है ये जल संचय जन भागीदारी? नाम से ही क्या लग रहा है? पानी को कंजर्व करने के लिए इस तरीके के रिसोर्सेज बनाना, उसके लिए एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम क्या था? जल संचय जन भागीदारी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 सितंबर 2024 को। कहाँ से की गई थी? सूरत, गुजरात से। इसके अंदर एक अभियान जो है लॉन्च किया गया था, कैच द रेन। कौन सा किया गया था? कैच द रेन, यानी कि बारिश को कैच करो, पकड़ो। पकड़ो का मतलब क्या हुआ? तो जो वर्षा जल है उसे संरक्षित करो। ठीक है? तो यह जल शक्ति अभियान के कैच द रेन के अंतर्गत समुदाय संचालित कार्यक्रम था। ठीक है? यह 3 सी से प्रेरित था क्योंकि नाम में ही क्या है? जल संचय जन भागीदारी, यानी कि कम्युनिटी, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एंड कॉस्ट। इन 3 चीजों से प्रभावित इन 3 जो है सी फॉर्मूला पर ये था, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट। इस पहल के तहत राज्यों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, नॉर्थ साउथ उस तरीके से, और कम से कम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित जो किया गया था, है ना? ऐसी स्ट्रक्चर, तो यानी कि पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि ये क्या थी। तो हमने कहा जल संचय जन भागीदारी पहल, जो कि गुजरात से सितंबर 2024 में लॉन्च की गई थी। जो कि कहाँ से लॉन्च की गई थी? गुजरात से। कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2024 को ये लॉन्च की गई थी। किसके तहत? तो ये ऑलरेडी का अभियान चल रहा था, कैच द रेन, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया था। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित थी? 3C। 3C का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी, सीएसआर और कॉस्ट, इस पर आधारित थी। क्या करना था इसके अंदर? इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनानी थी जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। कितनी बनानी है? पहली बात तो प्रत्येक राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों के अंदर बांट दिया था, 5 क्षेत्रों के अंदर बांट दिया था। ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा प्रत्येक राज्य को कितनी ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है? 10,000 बनानी है। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनको टारगेट दिया गया था 3,000 का। उनको कितने का टारगेट दिया गया था? 3,000 का, कि आप तो 3,000 ही बना लो, इतनी बहुत है। ठीक है? तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 3,000 है। नगर निगमों के लिए भी ये कितनी थी? 10,000 का टारगेट जिसके अंदर रखा गया था। ठीक है? तो ये पूरी थी जल संचय जन भागीदारी पहल। अब 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो ये देखा गया कि कौन सा राज्य इसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी को लेकर निकाली गई है रैंकिंग, पहली बार निकाली गई है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। कौन देगा भाई ये पुरस्कार? बहुत सिंपल सी बात है, जल शक्ति मंत्रालय देगा, क्योंकि कैच द रेन अभियान के तहत चल रही थी। तो किसके द्वारा दिए जाएंगे ये पुरस्कार? तो हमने कहा जल शक्ति मंत्रालय। 18 नवंबर को नई दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, राष्ट्रपति जी ने यह पुरस्कार जो वो दिए। इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत क्या देखा गया? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पर था? तीसरे नंबर पर था। कितने नंबर पर था? तीसरे नंबर पर था। पहले पर कौन? तेलंगाना, दूसरे पर कौन? छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर कौन था? आपके राजस्थान।
ठीक है। इसीलिए हमने वहां पर कल जो अपन ने बात की थी राजस्थान की अलग अलग योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में रैंक के तौर पर, तो हमने कहा था जल संचय जन भागीदारी योजना के अंदर राजस्थान की रैंक रही है तीसरी। ठीक है, तो राजस्थान की तीसरी रैंक रही। 3,64,968 कार्य जिन्होंने पूर्ण जो है राजस्थान के अंदर करवाए गए। अब ये एक तो हो गया राज्य वाइज, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पहले पर कौन है? तेलंगाना, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर राजस्थान। अब आगे आगे इन्होंने जिले के हिसाब से, जिले के हिसाब से भी रैंक निकाली। जिले के हिसाब से पश्चिमी जोन के जिलों की बात करें अपन, क्योंकि हमने कहा क्या कहा था, राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा था? 5 में। लेकिन हमारे राजस्थान के लिए जो रेलेवेंट है वो कौन से हैं? पश्चिमी जोन के। तो हम यदि जिले याद रखेंगे तो कौन से याद रखेंगे? तो पश्चिमी जोन वाले याद रखेंगे भाई। तो पश्चिमी जोन वालों के अंदर कैटेगरी 1 वाले जो थे उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें एक तो मध्य प्रदेश का था, पूर्वी निमाड़, जो कि अपन को ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के 2 हमें याद रखने हैं कैटेगरी 1 के अंदर, वो थे भीलवाड़ा और बाड़मेर। भीलवाड़ा और बाड़मेर। कैटेगरी 2 के तहत जिसमें कि 1 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से एक तो था सूरत, 2 राजस्थान के थे जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। कैटेगरी 3 के अंदर जिसमें कि 25 लाख रुपए दिए गए, उसमें कई सारे जिलों को रैंकिंग दी गई है। उसमें से 5 जो है वो राजस्थान के हैं, अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, सीकर। ठीक है, अब आपको हो गई ये सारी चीजें जो हमें कैसे याद होंगी, तो एक जो आपको ट्रिक याद रखनी है, बीबी, बीबी को 2 बी आ रहे हैं तो कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। बीबी को ज्यों ही, बीबी को ज्यों ही 1 करोड़ रुपए दिए, बीबी को ज्यों ही 1 करोड़ रुपए दिए, एसीबी वाले आ गए। एसीबी की बजाय आपको एडीबी लिखना बस यहाँ पर। कौन आ गए? एसीबी या फिर एडीबी वाले जो वो आ गए। तो इस तरीके से याद रखना है, बीबी को जो ही 1 रुपए दिए, एडीबी वाले आ गए और कहां पर लेके चले गए? आपको चीफ सेक्रेटरी के पास लेके चले गए। ठीक है, तो बीबी को जो ही 1 करोड़ रुपए दिए, एसीबी वाले आ गए और चीफ सेक्रेटरी के पास लेके चले गए। जब यहां पर बीबी की बात करें तो भीलवाड़ा और बाड़मेर आ जाएगा। जब मैं ज्यों ही की बात कर रहा हूं तो जयपुर और उदयपुर आ जाएगा। और जब मैं एडीबी और सीएस की बात कर रहा हूं तो आपके अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ और सीकर आ जाएगा। तो अब आप कहोगे ट्रिक तो मुश्किल है। हाँ, तो भाई फैक्ट भी मुश्किल ही है, याद होता हो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं कि पेपर में गलत करके आ जाना, ऐसे आजकल पूछने लग गए हैं। तो क्या बीबी को ज्यों ही 1 करोड़ रुपए दिए, कौन आ गए? एसीबी वाले आ गए या एडीबी वाले आ गए और कहाँ लेके गए? सीएस के पास। ठीक है, तो क्या याद रखना है? भीलवाड़ा और बाड़मेर, जयपुर और उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर। ठीक है, बीबी को जो ही 1 करोड़ रुपए दिए, एडीबी वाले आ गए और कहाँ लेके गए? सीएस के पास लेके गए। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के पास लेके गए। तो इस तरीके से आपको कौन सी कैटेगरी में राजस्थान वालों को रैंक मिली है वो आपको यहाँ पर याद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आपने राज्य के हिसाब से देख लिया, पहले पर तेलंगाना, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर राजस्थान। फिर आपने जिले के हिसाब से देख लिया। अब पश्चिमी जोन के कुछ नोडल अधिकारियों को भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए, जैसे कि हम बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सांचौर, इनके लिए घनश्याम तिवारी को अवार्ड दिया गया। अजमेर, जयपुर, सीकर, टोंक, इनके लिए सुनीता देवी को। तो अपने को बेसिकली ये 2 नाम याद रखने हैं, घनश्याम तिवारी और सुनीता देवी। ठीक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें क्या याद रखना, हमने पहला अवार्ड पढ़ा जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। सबसे पहले हमने इस योजना के बारे में जाना, जल संचय जन भागीदारी योजना, जो कि सितंबर 2024 में गुजरात से लॉन्च की गई थी, जो कि कैच द रेन प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई थी, जिसमें ये देखा गया कि 10,000 जो आपको ऐसे कृत्रिम जलाशय बनाने हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 3,000 का टारगेट जो वो दिया गया था और राज्यों को 5 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया। उसके बाद अभी निकाली गई है पहली रैंकिंग, जो कि दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिए। पहली रैंकिंग तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। जिले के हिसाब से बात करें तो कैटेगरी 1, 2, 3 के अंदर बांटा गया। 1 वालों को 2 करोड़, 2 वालों को 1 करोड़, 3 वालों को 25 लाख रुपए। कौन कौन से जिले आएंगे? तो बीबी को जो ही 1 करोड़ रुपए दिए, एडीबी वाले आ गए और सीएस के पास लेके चले गए। यानी कि बीबी यानी कि भीलवाड़ा बाड़मेर आ जाएगा, जेयू का मतलब जोधपुर, जयपुर उदयपुर आ जाएगा, और एडीबी का मतलब अलवर, डूंगरपुर, बारां, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और सीकर जो आ जाएगा। ठीक है, और घनश्याम तिवारी और सुनीता देवी को भी जो ये अवार्ड दिए गए नोडल अधिकारी के रूप में। उम्मीद करता हूं कि पहला अवार्ड जो आपको याद होने की संभावनाएं बनी होंगी। अब चलते हैं अगले अवार्ड पर, और वो है 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार।
छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें पहले बेसिक देखते हैं। पहली बात, इसको भी कौन देता है? जल शक्ति मंत्रालय। ये भी कब दिए गए? 18 नवंबर को, और ये भी कब दिए गए थे? 18 नवंबर को। दोनों कार्यक्रम एक ही दिन हुए, तो ये कहाँ होगा? तो ये भी नई दिल्ली में ही होगा। इसमें भी अवार्ड कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे, क्योंकि दोनों ही किससे संबंधित है? जल से। तो जो पहली जो दो बेसिक बातें हैं वो तो दोनों में सेम है, मंत्रालय भी वही है, दिन भी वही है, स्थान भी वही है, और अवार्ड देने वाले भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 46 पुरस्कार दिए गए। उसमें कितने दिए गए थे? 100, और इसमें कितने दिए गए? 46। ये पुरस्कार जो वो 10 श्रेणियों में दिए गए। कितनी श्रेणियों में? 10 में। और राजस्थान को जो है उनमें से 4 श्रेणियों के अंदर अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 10 श्रेणियों में से पहला जो श्रेणी है वो है राज्य। राज्य में राजस्थान का नाम है क्या? राजस्थान का नाम होता तो सूजस में अपन लिख नहीं देते ना, तो लेकिन नहीं है। यानी कि पहले पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर जो है गुजरात है, और तीसरे पर कौन है? आपके हरियाणा है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, और हरियाणा है। एमडीएच होता है, एमडीएच मसाले सच पानी के साथ में उसको सब्जी बनाओ तो बढ़िया बनती है। तो जल पुरस्कार में एमडीएच नहीं, एमजीएच है। एमडीएच नहीं है, क्या है? एमजीएच है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, और हरियाणा है, राजस्थान इसके अंदर नहीं है। अब हमने कहा कि कितनी कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं? 10 कैटेगरी के अंदर। यदि ना अवार्ड को समझना है तो पहले 10 कैटेगरी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है वो किस तरीके से दिए गए? ये देखा गया कि जल क्षेत्र के अंदर किसने अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले देखा गया कौन से स्टेट ने अच्छा काम किया है। उसमें तो हमने देख लिया कौन? एमजीएच है। एमजीएच मतलब कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, और हरियाणा है। उसके बाद देखा गया कौन से जिलों ने अच्छा काम किया है। इसमें भी राजस्थान वाला कोई नहीं है। उसके बाद देखा गया कौन सी ग्राम पंचायतों ने अच्छा काम किया है, और कौन से आपके अर्बन लोकल बॉडी ने अच्छा काम किया है। इन चारों के अंदर ही राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद गांव, और उसके बाद शहर। ठीक है, इन चारों में ही राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। आगे देखते हैं, 6 कैटेगरी और है। फिर देखा गया ऐसे जो कि स्कूल है, संस्थान के तौर पर ऐसे कुछ स्कूल जिन्होंने अच्छा काम किया हो। एक है स्कूल के अलावा अन्य संस्थान। स्कूल के अलावा अन्य संस्थान, कोई और भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो हो गया। एक ये देखा गया जल उपयोगकर्ता संघ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो कि जल से ही संबंधित है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो कि क्या है? जल से ही संबंधित है, तो जल उपयोगकर्ता संघ। एक देखा गया नागरिक समाज के तौर पर, सिविल सोसाइटी के तौर पर किसी ने अच्छा काम किया हो। एक देखा गया व्यक्तिगत रूप से किसी ने अच्छा काम किया हो, और एक देखा गया उद्योग में किसी ने अच्छा काम किया हो। तो कुल कितनी श्रेणी है? 10 श्रेणी है। दिमाग में एक थोड़ी सी पिक्चर रखोगे ना तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या हमने देखा, हमने कहा कि भाई 10 श्रेणी है। सबसे पहली जो श्रेणी है वो ये देखा गया राज्य के हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही, तो हमने कहा जी एमजीएच की रही, है ना, आपके महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा की रही। फिर हमने देखा जिले के हिसाब से पूछा गया, उसमें राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद गांव के हिसाब से पूछा गया, और उसके बाद जो वो यूएलबी के हिसाब से पूछा गया। ऊपर के चारों में ही राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद ऐसे संस्थान जो कि स्कूल है, फिर ऐसे संस्थान जो कि स्कूल नहीं है, फिर ऐसे संस्थान जो कि है तो संस्थान लेकिन जल से संबंधित ही है, जल उपयोगकर्ता वाले संस्थान। ठीक है, ये आगे तीनों के तीनों कौन से संस्थान। अब आ जाओ लोगों पर। एक नागरिक समाज के तौर पर, एक तो नागरिक समाज के तौर पर, एक व्यक्तिगत तौर पर, और एक जो वो उद्योग के तौर पर जिसने अच्छा काम किया। कितनी श्रेणियां होगी? 10। इसमें से शुरुआत की जो 4 है इसमें राजस्थान का कोई योगदान नहीं है। उसके बाद में स्कूल वाले में भी नहीं है, उद्योग वाले में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राजस्थान को जो अवार्ड मिला है वो 1 2 3, एक नागरिक समाज, 4। इन 4 कैटेगरी के अंदर जो राजस्थान का अवार्ड मिला है। पहली बात तो ये हो जाए क्लियर। अब हम देख लेते हैं ये अवार्ड किन किन को मिला है। बात क्लियर है यहाँ तक की? तो अब हम देख लेते हैं ये अवार्ड किन किन को मिला है। तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ की, जो कि वाटर से जुड़ा हुआ कोई एसोसिएशन है, उसमें तीसरी रैंक जो है वो आई है खरनाल WUA श्री गंगानगर की। इसकी आई है खरलान WUA श्री गंगानगर की आई है। स्कूल और कॉलेज के अलावा वाले देखें तो दूसरी रैंक आई है बिट्स पिलानी की। इसकी आई है बिट्स पिलानी की। नागरिक समाज में देखें अंबुजा फाउंडेशन जयपुर, और व्यक्तिगत तौर पर देखें तो बजरंग लाल। तो इस तरीके से हम वापस आते हैं इसी के अंदर, और हमने कहा ये 10 श्रेणियां थी, और इन 10 श्रेणियों में से राजस्थान को कौन कौन सी श्रेणी में अवार्ड मिला है? 4 में। एक तो व्यक्तिगत वाले में, कौन है व्यक्ति? बजरंग लाल। व्यक्ति कौन है? बजरंग लाल। एक है नागरिक समाज में, कौन है? अंबुजा फाउंडेशन। एक है स्कूल के अलावा संस्थान में, कौन है? बिट्स पिलानी। और एक है जल उपयोगकर्ता संस्थान में, कौन है? खरलान गंगानगर। ये 4 संस्थान है।
ठीक है, अब आपको इसमें से बहुत अधिक संभावना है कि ये अवार्ड जो आपको याद हो जाएंगे। बात किसकी चल रही थी? 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की। कितनी कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए गए? 10 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी थी? राज्य वाली। उस राज्य के अंदर कोई राजस्थान था क्या? नहीं था। तो कौन थे? एमजीएच थे। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा थे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजस्थान है नहीं। आपको ग्राम पंचायतों का कोई लेना देना नहीं है, यूएलबी का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपको यदि ऑथेंटिक सोर्स में से पढ़ना हो तो पीआईबी में से देख सकते हो। हर ग्राम पंचायत, हर यूएलबी, हर राज्य, हर उपयोगकर्ता संस्थान सारे लिखे हुए हैं। उसमें से मैं ये भी नहीं कह सकता कि आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं। आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। आरपीएससी के बहुत महान धुरंधर लोग कुछ बहुत ही बेहतरीन पेपर बना रहे हैं, तो उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पेपर पूछ लेने के बाद में कुछ जो वो महान धुरंधर ये भी आएंगे कि देखो ऑथेंटिक सोर्स में से था, आप पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो वो आपकी मर्जी है। पीआईबी पर जाके सर्च करेंगे, सारे मिल जाएंगे। इतने याद करने में झाग आ जाए, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सारे ऑथेंटिक याद कर लो, तो ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। राज्य वाला हो गया। अब हमने कहा 4 जो वो जो कैटेगरी के अंदर मिला। नागरिक समाज के अंदर किसको मिला? नागरिक समाज के अंदर मिला अंबुजा को, अंबुजा फाउंडेशन। व्यक्ति के तौर पर किसको मिला है? बजरंग लाल। व्यक्ति के तौर पर किससे मिला है? बजरंग लाल। जल उपयोगकर्ता संस्था के रूप में किससे मिला है? खरनाल, श्रीगंगानगर। और एक हमने देखा संस्थान, तो संस्थान के तौर पर किसे मिले? बिट्स पिलानी को। ठीक है, ये अवार्ड मिले। तो हमने अभी तक 2 अवार्ड पढ़ लिए, एक तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार और एक हमने पढ़ लिया जल संचय जन भागीदारी योजना। उम्मीद करता हूं आपको जल संचय जन भागीदारी योजना के बारे में पूरी डिटेल पता लग गई होगी, क्या क्या इसका टारगेट था और ये जो अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है प्रथम रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार। पहली बात तो रामोजी कौन थे? रामोजी जो एक महान फिल्म जो डायरेक्टर हुए या फिर जो फिल्म निर्माता हुए, और उनके नाम से ये अवार्ड शुरू किए गए हैं। पहली ही बार ये दिए जा रहे हैं। कहाँ दिए गए? तो हैदराबाद के अंदर रामोजी फिल्म सिटी है, वहां पर ये फिल्म जो अवार्ड दिए गए। मुख्य अतिथि कौन थे? तो अपने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तो थे ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, और ये सब खूब सारे लोग थे। लेकिन यदि एक ही चीफ गेस्ट का हमें याद रखना हो तो फिर इनका नाम याद रख लेना, सीपी राधाकृष्णन। साउथ इंडिया के जो भी बड़े बड़े जो नेतागण हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार जो 7 श्रेणियों में दिए गए हैं, तो ये अपन थोड़ा सा यदि देखें तो ये है आपके प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड। कौन किन लोगों को दिए गए हैं? तो जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। 7 कैटेगरी के अंदर दिए गए हैं। याद रखना उतना आसान नहीं है, पर और राजस्थान का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, मतलब अलग से कम मेंशन तो नहीं किया भी राजस्थान का है। तो इस तरीके से 7 लोग हैं। याद रह जाए तो एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ एक बार के लिए। ग्रामीण विकास के अंदर अमला अशोक रुइया। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर प्रोफेसर माधवी लता गली। कला संस्कृति के अंदर सतुपति प्रश्ना श्री। महिला उपलब्धि के अंदर पल्लवी घोष। युवा आइकन के अंदर श्रीकांत बोला। मानवता की सेवा के अंदर आकाश टंडन और पत्रकारिता में जयदीप हर्डीकर। ठीक है, याद हो जाए कर लेना। बाकी अपन बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आता है जी बुकर पुरस्कार। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार। और ये जो बुकर पुरस्कार है इसके विजेता रहे इस बार डेविड सजेले। कौन थे? डेविड सजेले। इनका जो एक उपन्यास है फ्लैश, उसके लिए ये अवार्ड मिला है। बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 50,000 यूरो जो इसके अंदर दिए जाते हैं। इनकी एक बुक है जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है, जिसमें कि ये आधा सेब जो खाया हुआ दिखाया गया है, फ्लैश। तो इस अवार्ड के उस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो क्या याद रखना है? सजेले बड़े सज धज के गए थे अवार्ड लेने के लिए, बुकर पुरस्कार, है ना। क्या क्या गए थे? बड़े सज धज के गए थे। तो याद रखना सजेले, डेविड सजेले, डेविड सजेले, है ना। इतने सज धज के गए थे कि मोबाइल की फ्लैश लाइट भी यदि अपन लगा दें तब भी यूं पूरे गोरे जो चमके। तो कौन से उपन्यास के लिए मिले? फ्लैश के लिए। इतने सज धज के गए थे कि फ्लैश लाइट जो है यूज कर लो इनके चेहरे से। तो फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड सजेले को बुकर पुरस्कार जो वो मिला है। यहां तक की बात क्लियर है। तो अभी तक हमने 4 अवार्ड पढ़े हैं, उसमें से मैंने 3 याद करने को कहे हैं। रामोजी अवार्ड जो है वो 7 लोग ऐसे हैं जिनके अपन ने नाम ही नहीं सुने, तो उनको याद करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। लिख के दिया हुआ है, एक बार और पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकेडमी। तो ये है सोशल सिक्योरिटी एकेडमी है।
सोशल सिक्योरिटी एकेडमी जो है वो लोगों के, खास तौर पर कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। सोशल सिक्योरिटी कैसे, कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी कैसे, तो आपको पता है एक सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है उसके पीएफ कटती है, उसकी सैलरी में से क्या कटती है, पीएफ। पीएफ क्या होती है, प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो भी सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा मान लेते हैं एक बार के लिए 10%, या फिर मान लेते हैं 1800 रुपए हर महीने कट रहे हैं, और ये कट के एक दूसरे अकाउंट के अंदर सेव हो रहे हैं, ताकि भविष्य में जब कभी भी आवश्यकता हो तो इसका यूज कर सकेंगे, और इस तरीके से सामाजिक सुरक्षा जो वो दी जाती है। ठीक है, अब वापस आते हैं मुद्दे पर, वो यही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकेडमी को 2 भविष्य निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भविष्य निधि मतलब कि वही प्रोविडेंट फंड, 2 उन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से, तो एक क्षमता निर्माण में, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, और एक विशेष पहल शासन की पुनर्कल्पना, इन 2 के लिए अवार्ड दिया गया है। इसमें ईपीएफओ का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संस्थान है। तो ये क्या है, ये संगठन करता क्या है, तो ईपीएफओ के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम इस संगठन द्वारा किया जाता है, इसलिए ये अवार्ड दिए गए। एक और भी कारण है, 1 नवंबर को ईपीएफओ का 73वां स्थापना दिवस था, इसलिए ये अवार्ड जो है दिए गए। बात क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। पंडित दीनदयाल वाला अपन ने देख लिया, 2 कोई मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण कोई खबर नहीं है जो है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है, याद करना कोई मुश्किल भी नहीं है। नाम में ही लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा, और ईपीएफओ से संबंधित संस्था है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। इसको 2 अवार्ड मिले कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और एक विशेष पहल इनके द्वारा चलाई गई थी उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार। भूपेन हजारिका के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति हैं। इनको भारत रत्न अवार्ड जो वो कुछ समय पहले दिया गया था, वो 5 लोगों को दिया गया था, उसमें से एक कौन थे, भूपेन हजारिका। तो अभी एक अवार्ड शुरू किया गया, डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार। अवार्ड का नाम क्या है, डॉक्टर भूपेन हजारिका। वो मृत हैं आज के समय में, यानी कि मरणोपरांत रूप से उनको भारत रत्न दिया गया था। तो भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आसाम से थे। भूपेन हजारिका कहां से थे, आसाम से थे। तो ये जो अवार्ड है ये भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के वो लोग जिन्होंने देश की सेवा के लिए बेहतरीन काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और हमारे जो मंत्री हैं, पूर्वोत्तर मंत्रालय, हमने अलग से मंत्रालय बना रखा है ना, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके लिए अलग से मंत्रालय बना रखा है। उसके जो मंत्री हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर प्रेजेंट थे। 3 नवंबर को गुवाहाटी में ये प्रोग्राम हुआ और वहां पर ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, कार्यक्रम कहाँ होगा, अरे भाई ये नॉर्थ ईस्ट के थे, अवार्ड नॉर्थ ईस्ट वालों को मिल रहे हैं, तो कार्यक्रम भी कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ हुआ, गुवाहाटी में। कौन यहाँ पर, जो वो आसाम के अंदर जो पड़ता है गुवाहाटी। कौन यहाँ पर जो मंत्री थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया, 6 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वो 6 लोगों के नाम क्या है, तो नाम इसमें फिर से मैं वही कहूंगा जो रामोजी सिटी वाले में कहा था, इन 6 के 6 नामों को अपन नहीं जानते, इसलिए याद रखना उतना आसान जो वो नहीं है। पर फिर भी ऐसे कुछ याद रखा जा सकता है कि एक तो हजारिका ही है, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका। बाकी जो है ना, वो कोई सिम है, कोई मेम है, कोई सिल है, इस तरीके के नाम से है। सिमली है, मेमा है ना, सुम है। हाँ, एक सिम है, एक सुम है, एक सिम है और एक सुम है। ठीक है, सिम हो गए, ये सुम हो गए, सेलो हो गए, मेमा हो गए। अब ये देखो पहचान करने हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है ना। बाकी बहुत कम चांस है कि इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, भूपेन हजारिका अवार्ड के बारे में। 1-2 बातें यदि मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँ, ये जो कार्यक्रम था इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों को ही दिए गए हैं। किस चीज के लिए दिए गए, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये पूरा प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, तो एक संगठन है जिसका नाम है सरहद पुणे। क्या नाम है, सरहद पुणे। इसके द्वारा इसको जो आयोजित करवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने पढ़ा डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 6 लोगों को दिया गया है। सिम है, तुम है, मेमा है, और एक ये क्या है आपके सैलो है। ठीक है, एक हजारिका जी हैं। तो इन 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल रत्न पुरस्कार नाम से क्या लग रहा है
कि जिन्होंने पशुपालन में खासतौर पर गायों के संरक्षण के लिए अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा। 26 नवंबर को होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को एक तो हमारा संविधान दिवस भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इस दिन जो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने संविधान को एक तरीके से अपना लिया था, पारित कर दिया था। इट वॉज क्या इनेक्टेड कहेंगे या फिर जो इट वॉज पास्ड, इट वॉज पास्ड है ना, इसे पारित कर दिया गया था। हालांकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस होता है और एक जो दुग्ध दिवस होता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार विजेता इनमें से कौन कौन है? तो देखो ये अवार्ड जो 3 कैटेगरी के अंदर दिए गए। एक, जिन्होंने देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, एक तो किसानों को अवार्ड दिया गया। एक जो सहकारी संघ है इसी कैटेगरी के अंदर किसान उत्पादक संगठन, यानी कि कुछ किसानों का समूह, एक तो ये अवार्ड दिया गया किसे? किसानों को। एक दिया गया किसानों के समूह को, और एक अवार्ड ये दिया गया कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी, है ना, जिन्होंने कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो अच्छी कोई तकनीक विकसित किया उनको। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? गोपाल रत्न पुरस्कार डेयरी विकास के लिए दिया गया, 26 नवंबर को दिया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। 3 कैटेगरी के अंदर दिया गया। पहला किसानों को, दूसरा एफपीओ को, तीसरा जिन्होंने कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छा काम किया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो पहले 2 अवार्ड है इसमें तो पैसा भी दिया गया भाई, इसमें तो पैसा भी दिया गया, लेकिन ये वाले जो अवार्ड है इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता, केवल योग्यता प्रमाण पत्र जो वो दिया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारे लायक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। यदि ये अवार्ड पूछे तो डेयरी किसानों में, तो इसमें 3 अवार्ड दिए गए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है तीसरे वाला, जो कि राजस्थान से है, हर्षित झुरिया। हर्षित झुरिया सिक्कर से। हालांकि पहले वाला भी थोड़ा सा याद रख लो, अरविंद यशवंत पाटिल महाराष्ट्र से हैं। अरविंद यशवंत पाटिल कहां से है? महाराष्ट्र से। तीसरा जरूर याद रख लेना, हर्षित झुरिया, जो कि कहां से? सीकर, राजस्थान से। किसमें? किसानों के अंदर। तो किसानों के अंदर ये अवार्ड जो है वो उसमें तीसरे अवार्ड रैंक पर अपने जो है वो हर्षित झुरिया को दिए गए, 2 लाख रुपए दिए गए। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, इसमें 3 लाख रुपए मिलते हैं, इसमें 2 लाख रुपए। इसमें कोई पैसे नहीं मिलते। तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इसमें 2 लाख वाली कैटेगरी के अंदर किसको दिया गया? हर्षित झुरिया को दिया गया। इधर आ जाते हैं, एफपीओ की बात करते हैं। यहां पर भी एक राजस्थान के अपने हैं, वो है दूसरे रैंक पर घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, है ना, घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, इसको यहां पर सेकंड रैंक जो वो दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आते हैं आपके सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान। इसमें सेकंड नंबर पर है आपके विकास कुमार। कौन है? विकास कुमार, हनुमानगढ़ राजस्थान से जो आते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल रत्न पुरस्कार कौन देगा? तो डेयरी जो आपके मंत्रालय है उसके द्वारा दिए जाएंगे। कब दिए गए? तो ये दिए गए 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या होता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। किसे दिए गए? तो हमने कहा जी 3 श्रेणी के अंदर दिए गए। 3 श्रेणियों में सबसे जो पहली श्रेणी है वो है किसानों की। किसानों में जो 3 अवार्ड दिए जाते हैं, पहली रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक। अपने यहाँ पर जो राजस्थान वाले का जो नंबर आया वो तीसरी रैंक पर आया, जिनका नाम हर्षित झुरिया था, जो कि सीकर से थे। पहली रैंक पर जो है अरविंद यशवंत पाटिल थे, जो कि महाराष्ट्र के थे। ठीक है, फिर हमने बात की किसान संगठनों की। किसान संगठनों में राजस्थान वाले का नंबर आया दूसरा, जो कि घिनोई दुग्ध उत्पादक जो संघ है, जो कि कहाँ का है? जयपुर का, उसे दिया गया। और कृत्रिम गर्भाधान वाला आया। कृत्रिम गर्भाधान वाले के अंदर यह अवार्ड किसे दिया गया? सेकंड रैंक किसकी आई? विकास कुमार की, जो कि कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। ठीक है, तो हमें गोपाल रत्न पुरस्कार में ये 3 नाम जो याद रखने हैं, एक आपके हर्षित झुरिया, एक आपके घिनोई और एक आपके विकास कुमार। याद रहने की कोई संभावना है क्या? चलो एक बार मुझे वापस रिवाइज करा दो, अपन ने कौन कौन से अवार्ड पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया गोपाल रत्न। एक काम करते हैं, शुरुआत से याद करते चलते हैं, या फिर जैसे जैसे बीच में याद आते जाते हैं। मुझे बता दो, बुकर पुरस्कार, डेविड आगे सजेले, बड़े सज धज के गए थे, है ना, कौन सी? उपन्यास के लिए, फ्लैश के लिए। 50,000 यूरो जो इनको दिए गए। ठीक बात। अच्छा, अब मुझे बता दो जल संचय, जल संचय जन भागीदारी, 18 नवंबर को दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने दिए। राजस्थान की कौन सी रैंक आई? राजस्थान की राज्य के हिसाब से बात करें तीसरी रैंक आई।
पहले नंबर पर तेलंगाना, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर आपके राजस्थान। अच्छा, यदि हम बात करें थोड़ी सी जिलों की, कितनी कैटेगरी में बांटे गए थे? 3 कैटेगरी, 1, 2 और 3। इसमें हमने याद की थी एक ट्रिक, क्या? बीबी को यूं ही 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए दिए, एडीबी वाले आ गए और कहाँ ले गए? सीएस के पास। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भीलवाड़ा, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर। ये तो हमने पढ़ा था जल संचय में। अब हम चलते हैं आगे, जो कि था 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कितनी कैटेगरी में? 10 कैटेगरी के अंदर। उसमें राज्य में देखें तो एमडीएच मसाले थे, यानी कि एमजीएच थे। जिलों में, ग्राम पंचायतों में और आपके यूएलबी, उसमें राजस्थान का कोई था नहीं। राजस्थान वाले 4 में थे। एक नागरिक समाज अंबुजा फाउंडेशन, व्यक्तिगत तौर पर बजरंग लाल, बिट्स पिलानी, और एक अपन ने और देखा था जल उपयोगकर्ता वाला, खरलान श्री गंगानगर। ठीक है, एक अपन ने ये अवार्ड पढ़ा था। ठीक है, गोपाल रत्न हो गया, ये बड़े अवार्ड हो गए। फिर एक हमने पढ़ा था रामोजी वाला। रामोजी जो पुरस्कार है ये 7 लोगों को दिया गया था। इसमें जो चीफ गेस्ट है वो कौन थे? सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इनको दिया गया था, तो ये अपन ने याद करने के जो है साहस नहीं किया था। उसके बाद में एक हमने पढ़ा था डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए है, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री है उनकी प्रेजेंस के अंदर दिया गया था। गुवाहाटी के अंदर कार्यक्रम हुआ था, और सरहद पुणे नाम की संस्था है उसने करवाया था। 6 लोगों को दिया गया था। एक का नाम हजारिका था, एक का नाम सिम था, एक का नाम सुमे था, एक का नाम मेमा था, एक का नाम सैलो था। ठीक है, सैलो। ये अपन ने पढ़े थे। और भी कोई पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े? चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब तो आपको सब कुछ याद है। ये भी हो गया भूपेन हजारिका। हाँ, एक ये पंडित दीनदयाल वाला, 2 भविष्य निधि, ये भी देख लिया था अपन ने, ये भी याद आ गया। ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है, याद भी हो रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बारे में, दुग्ध दिवस के बारे में और बता दूं। ये सॉरी, आपके, हाँ, गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में और बता दूं। ये जो अवार्ड है ना, दिसंबर 2014 में शुरू किए गए थे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। कब शुरू किए गए थे? दिसंबर 2014 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार। देखो भाई, हमारे यहाँ पर एक संगठन है जो कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, हालांकि इसका पूरा आगे और भी नाम है, आप शॉर्ट याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी। यानी कि जो प्लांट की वेराइटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक संस्था काम करती है। ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था, मान लो मैं कोई एक नई फसल का कोई एक तरीके से हाइब्रिड बना के या उस प्रकार की कोई चीज लेके जाता हूं, तो उसका पेटेंट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस संस्था द्वारा किया जाता है। यूपीएससी इस संस्था पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है प्री के अंदर। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, ये संगठन का नाम है, जो कि प्लांट की वेराइटी, पादपों की जो नई नई किस्में हैं उसकी सुरक्षा करने का काम करती है, पेटेंट वगैरह देने का काम करती है। तो बस यही एक अवार्ड जो है इनके द्वारा दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार। नाम से क्या पता लग रहा है? जो पादपों का जो जीनोम है उसकी सुरक्षा करने के लिए पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? इसी संगठन के द्वारा दिया जाएगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान ने, नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, और पीपीवी और एफआरए के 21वें स्थापना दिवस में ये पुरस्कार जो प्रदान किए। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी? तो उसका नाम था पीपीवी एंड एफआरए। क्या मतलब होता है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। फार्मर राइट अथॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, उसके द्वारा ये अवार्ड दिए गए। यहां तक की बात में तो कोई समस्या है नहीं। आगे हमारे लिए इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि राजस्थान का कोई नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। संगठन के तौर पर कम्युनिटी सीड बैंक तेलंगाना, शिक्षा निकेतन पश्चिम बंगाल, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ बिहार, दिहिंग तेंगा उन्नयन समिति उत्तराखंड, इनको ये अवार्ड जो वो दिए गए हैं। अब आप इसमें सीड बैंक वाले को प्रेडिक्ट कर लोगे, मखाना वाले को भी प्रेडिक्ट कर लोगे, शिक्षा निकेतन थोड़ा सा आपको क्या लगेगा मुश्किल लग सकता है। ठीक, व्यक्ति के तौर पर देखें तो ये 5-6 लोग हैं। टी जोसेफ है, लक्ष्मण प्रमाणिक है, अनंत मूर्ति है, भूपेंद्र जोशी है,
नरेंद्र सिंह है और नकुल सिंह है, इनको ये अवार्ड दिए गए, जो कि याद रखने इतने आसान नहीं है। एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी ज्यादा चक्रों में पढ़ना मत। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आते हैं आपके बाल साहित्य पुरस्कार। आपको पता है साहित्य अकेडमी द्वारा, साहित्य एकेडमी द्वारा कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। उसमें से एक होते हैं साहित्य पुरस्कार, एक होते हैं साहित्य युवा पुरस्कार, और एक होते हैं बाल साहित्य पुरस्कार। ये अलग अलग प्रकार के अवार्ड जो वो दिए जाते हैं। अलग अलग महीनों की मैगजीन के अंदर अपन साहित्य अकेडमी अवार्ड, युवा पुरस्कार, ये सब पढ़ चुके हैं और इनको ट्रिक से याद करने की भी कोशिश की थी। बाल साहित्य पुरस्कार भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किन किन लोगों को अनाउंस किया गया था। तो अभी क्या हुआ है, पहले ही पढ़ा दिया तो दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि पहले बाल साहित्य जो पुरस्कार है वो अनाउंस किए गए थे और अभी जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये बाल साहित्य पुरस्कार भी जो है 22 और 24 भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं। कौन सी? ये सारे ही साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 भाषाएं कौन सी? तो 22 तो आपके जो अनुसूचित भाषाएं हैं, इसके अलावा एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। अंग्रेजी, राजस्थानी और 22 अनुसूचित भाषाओं के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी क्या चर्चा में है? अभी है बाल साहित्य अवार्ड। क्यों? क्योंकि अभी दिए गए हैं। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले अनाउंस हुए थे, अभी पकड़ा दिए गए भाई बाल साहित्य पुरस्कार। किनको दिए गए हैं? देखो, सारे तो हम याद कर नहीं पाएंगे 24 की 24 भाषाओं में। हमें 3 याद रखने हैं मुख्यतः, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। कोई रिस्क यदि लेना चाहता है तो वो इन 3 से याद कर ले, और कोई पूरी तरीके से ऑथेंटिक पढ़ना चाहता है तो अभी मैं पीआईबी का आर्टिकल दिखा देता हूँ, 24 के 24 याद कर लो। ठीक है, चलो अपन एक बार 3 याद कर लेते हैं। एक तो हिंदी में, और एक इंग्लिश के अंदर, और एक राजस्थानी के अंदर ये अवार्ड किसे मिला है? राजस्थानी भाषा के अंदर ये अवार्ड मिला है भोगीलाल पाटीदार को। किसको मिला है? भोगीलाल पाटीदार को, जो कि है बांसवाड़ा के, और इनके नाटक का नाम है पखेरू नी पीड़ा। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए मिला है सुशील शुक्ल को। इनकी जो कहानी है उसका नाम है 1/12। अंग्रेजी भाषा के अंदर मिला है नितिन कुशलप्पा एमपी को। उनकी कहानी का नाम है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। कैसे याद रहेंगे? देखो, राजस्थानी भाषा के अंदर बांसवाड़ा ने, राजस्थानी भाषा के अंदर बांसवाड़ा ने जो पीड़ा भोगी है वो किसी और को नहीं पता भाई साहब। बांसवाड़ा ने जो पीड़ा भोगी है, क्योंकि बांसवाड़ा में डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है कंपैरेटिवली, तो बांसवाड़ा ने जो पीड़ा भोगी है वो आप लोगों को नहीं पता। यानी कि इनके बुक के नाम में आता है पीड़ा भोगी, मतलब कि भोगीलाल पाटीदार। तो राजस्थानी के अंदर बांसवाड़ा ने जो पीड़ा भोगी है वो आप लोगों को नहीं पता। अंग्रेजी के अंदर बात करें तो साउथ इंडिया वालों को वैसे भी अंग्रेजी आती है, और कटप्पा को किसने मारा ये एक मिथ ही है। कटप्पा को किसने मारा ये बड़ी एक महान कहानी है। हाँ, बाहुबली को किसने मारा, वो कटप्पा वाला जो था, वो पहले जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें ये बड़ा बड़ा सवाल बना था। तो आप कुशलप्पा मत याद रखना, आप तो याद रखना कटप्पा। आप कुशलप्पा की जगह क्या याद रखना? कटप्पा। साउथ से जुड़ जाएगा, अंग्रेजी से जुड़ जाएगा, और बुक के नाम से भी जुड़ जाएगा, साउथ इंडियन मिथ। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा नहीं, नितिन कटप्पा। ठीक है, और बुक का नाम साउथ इंडियन मिथ। अब आते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी होती है भाई साहब यूपी वालों की अच्छी, जो द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, शुक्ला है, शुक्ल है, उनकी अच्छी होती है। तो हिंदी का जो अवार्ड है वो सुशील शुक्ल को मिला है, और कहानी का नाम है 1/12। क्या नाम है? 1/12। इस तरीके से हम बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के अंदर किसे मिला है? सुशील शुक्ल को। सुशील शुक्ल को। बुक का नाम क्या है? 1/12। इंग्लिश के अंदर किसे मिला है? नितिन कटप्पा को। नितिन कटप्पा को। बुक का नाम क्या है? साउथ इंडियन मिथ, इस तरीके से बुक का नाम है। राजस्थान के अंदर किसको मिला है? भोगीलाल पाटीदार। बुक का नाम क्या है? पखेरुरिनी पीड़ा। और राजस्थान में है तो कहाँ के हैं वो भी हमें पता हो, जिले का नाम भी पता हो, तो ये है जी बांसवाड़ा से। कहाँ से है? बांसवाड़ा से। ठीक है, तो ये बाल साहित्य अवार्ड जो कि पहले भी अनाउंस कर दिए गए थे और अभी हाल ही में दिए गए हैं, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में रहे। ठीक है, चलो कितने क्या रुपए मिलते हैं? तो इसके अंदर मिलते हैं 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1954 से दिए जा रहे हैं।
लेकिन बाल साहित्य पुरस्कार बालक ही हैं, नए ही हैं, 2011 से शुरू किए हैं, है ना। ये युवा वाले शायद 2010 से किए थे और ये वाले 2011 से किए। तो बाल साहित्य पुरस्कार कब से मिल रहे हैं? 2011 से मिल रहे हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 50,000 रुपए मिलते हैं। और इसमें ये जो कार्यक्रम था उसमें साहित्य अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है माधव कौशिक, वो भी यहाँ पर थे और उनके द्वारा ये अवार्ड जो दिए गए, किसके द्वारा? माधव कौशिक। तो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। ये बात कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। फिर भी यदि किसी को इच्छा है कि नहीं हमें तो पूरा बताओ आप, तो सारे के सारे 24, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं 24 भाषाएं और उनके अंदर किस व्यक्ति को मिला है और ये उनकी किताबें कौन सी हैं। अपन ने इसमें से कौन कौन सा याद किया? अपन ने 3 याद किया, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी। क्या इतनी रिस्क ले लेनी चाहिए? तो देखो आपकी मर्जी है, मेरा तो अनुमान है ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 24 के 24 याद करना प्रैक्टिकल है नहीं, है ना, तो इसलिए ले लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत यदि बातें और देखें तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? तो पुरस्कार अकेडमी के जो आपके साहित्य अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, और इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? जो साहित्य अकेडमी की उपाध्यक्ष है कुमुद शर्मा। कुमुद शर्मा जो कि साहित्य अकेडमी के हैं उपाध्यक्ष, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। तो बस इतनी सी बात है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा करेंगी। ये सारी बात जो अपन ने यहाँ पर बता दी। तो कौन से अवार्ड पढ़े जी अपन ने? बाल साहित्य पुरस्कार। आगे कुछ छोटे छोटे अवार्ड और बचते हैं। एक है ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको आईआईटी कानपुर, क्योंकि आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट रहे हैं ये, तो आईआईटी कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से नवाजा गया और इस अवार्ड की शुरुआत 1989 में हुई थी। अब हुई थी 1989। सुरेश गोपी जो कि हमारे पर्यटन मंत्रालय से आते हैं, इनको उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया, है ना। सुरेश गोपी जो कि पेट्रोलियम मंत्री है और उनको न्यूज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया। ज्ञानेश कुमार को आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। अब आते हैं आगे चलने पर एक महत्वपूर्ण अवार्ड जिसका नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। क्या नाम है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये दिया गया है 2024 के लिए, थोड़ा सा पुराना ही चलता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बाचले को। मिशेल बाचले। क्यों भाई साहब? शांति या फिर हिंसा हो रखी होती है तो बच ले किसी तरीके से, हिंसा हो रखी है तो किसी तरीके से बच ले। तो इन्होंने बड़ा चिल्लाया भाई बच ले, इसलिए कहा कि इन्होंने क्या किया? दुनिया भर के अंदर शांति को स्थापित करने का काम किया है मिशेल बाचले। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। थोड़ी सी यदि हम इनके बारे में और बात करें मिशेल बाचले के बारे में, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं 2024 का इनको अवार्ड दिया गया। बहुत महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत सारे पद धारण किए हैं, जिसमें कि कुछ मुख्य पदों के बारे में याद करें। सारे को याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल मैं बता रहा हूं। ये फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर थी पूरी लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं, जो सामान्यतः साउथ अमेरिका के जो देश हैं, उसमें पहली महिला रक्षा मंत्री थी। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली, 2 बार बनी। चिली की पूर्व राष्ट्रपति भी रही ये। इसके अलावा फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ यूएन विमेन नामक संस्था बनी, उसमें फाउंडिंग डायरेक्टर थी, यानी कि पहली डायरेक्टर थी। और यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट उसके अंदर भी रही। तो इसलिए इनके जो है काफी सारे इनके नाम कीर्तिमान है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं बाचेले है, पर अपने तो क्या याद रखना है? बच ले, ताकि क्या हो? शांति हो। एक बात और याद रख लेना, ये जो अवार्ड दिया गया इसमें एक ज्यूरी बनी, है ना, जो तय करती है कि अवार्ड किसको देना है। इस ज्यूरी के जो अध्यक्ष हैं वो थे शिव शंकर मेनन, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो अभी अजीत डोवाल जिस पद पर है एनएसए, तो वही रह चुके हैं फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन। तो शिव शंकर मेनन के द्वारा जो है इस ज्यूरी की अध्यक्षता की गई। तो वापिस आते हैं कहानी पर। कहानी ये है, मिशेल बाचेले जो है, इनको चिली की पूर्व राष्ट्रपति जो है, वैसे भी चेले से चिली याद रह जाएगा, है ना। ये कौन से देश की थी वो भी आप भूलोगे नहीं। बचले या फिर नहीं, बाचले नहीं, आपको कैसे याद रखना है? बचले। और कौन से देश की थी? चिली की थी, है ना, पूर्व राष्ट्रपति थी। उनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, देता कौन है ये अवार्ड? तो ये देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कौन देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ज्यूरी के अध्यक्ष इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप लिख लेना शिव शंकर मेनन। ज्यूरी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शिव शंकर मेनन जो है इस ज्यूरी के अध्यक्ष थे। तो ये हमने बात की मिशेल बाचेले की। उसके बाद आगे चलते हैं। सोनम वांगचुक, आप जो 3 इडियट मूवी कहा माना जाता है कि इनके ऊपर इनसे प्रेरित थी कहीं ना कहीं। सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं और लद्दाख बचाओ
आंदोलन के लिए काफी ज्यादा चर्चा में थे। जैसे अभी अपने यहाँ पर अरावली बचाओ को लेकर आंदोलन चल रहा है। हम मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने अरावली पर वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैंने अरावली पर वीडियो जब ये मुद्दा शुरू हुआ था ना, उसके अगले दिन ही बना दी थी। और वो जो है अपन ने इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए शेयर की थी। आई थिंक शायद यूट्यूब पर भी पड़ी होगी, यूट्यूब पर भी बनाई थी, लेकिन उसका हमने कोई इस प्रकार का तूफानी सा थंबनेल नहीं लगाया था। उसमें 3-4 टॉपिक कवर करवाए थे, तो कोई भी एक टॉपिक का थंबनेल लगाने की बजाय इंटरव्यू गाइडेंस करंट अफेयर के नाम से जो वीडियो बनाई थी उसमें करवा दिया था। आज से कोई 15 दिन पहले बना दी थी, ठीक है। तो सोनम वांगचुक जो है उनको ये अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में उनको शामिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट के लिए काम किया। तो सोनम वांगचुक, ठीक है। एक बार मुझे बता दो, पिछले कुछ 5-10-15 मिनट के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि 3 भाषाओं का हमने पढ़ा। वैसे तो 24 भाषाओं में हमने 3 याद किया, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी के अंदर भोगीलाल पाटीदार जो कि बांसवाड़ा के हैं, पखवेरुनी पीड़ा। और उसके बाद में एक अंग्रेजी के अंदर नितिन कटप्पा को जो वो साउथ इंडियन मिथ करके एक इस तरीके से कहानी है। और सुशील शुक्ल जो कि 1/12 के लिए। उसके बाद में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशेल बाचेले जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। जूरी के अंदर शिव प्रकाश मेनन थे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, 2024 के लिए दिया गया है। ज्ञानेश कुमार जो कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं, 1989 से ये अवार्ड मिल रहा है, उनको ये अवार्ड दिया गया। एक आपके सुरेश गोपी जो कि पेट्रोल मिनिस्टर हैं, उनको उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो आपके कौन सा न्यूज मेकर अवार्ड करके दिया गया था, ठीक है। सो वांगचू वाला भी देख लिया। अब जो है छोटे छोटे 3-4 एक बचते हैं जिसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, फटाफट देख लेते हैं। श्री रविशंकर महाराज, इनको जो कि आपको आर्ट ऑफ लिविंग के लिए आप जानते होंगे, विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रदान करने वाली संस्था बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी। तो मतलब इसको इन तरीके से याद रख सकते हैं कि भी एआई संस्था ने कहा इस एआई की दुनिया में कोई व्यक्ति यदि शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है मेडिटेशन के माध्यम से, तो वो कौन कर रहे हैं? श्री श्री रविशंकर जी महाराज, ठीक है। इस एआई की दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज। थोटा थरानी भारतीय कला निर्देशक है। फ्रांस का एक कोई अवार्ड है, शेवेलियर पुरस्कार, उनसे सम्मानित किया गया। फातिमा बोश मैक्सिको की हैं। थाईलैंड के अंदर मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है ना। तो फातिमा बोश, ठीक है, मैक्सिको की हैं और थाईलैंड में आयोजित हुआ मिस यूनिवर्स उसका खिताब जीता। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से हैं। इनके जिले का नाम भी सर्च करना भाई, राजस्थान वाले में भी नहीं आया, एक बार इनके जिले के नाम सर्च कर लेना। मनिका विश्वकर्मा कौन से जिले से राजस्थान में, ठीक है। तो थाईलैंड के अंदर प्रोग्राम हुआ मिस यूनिवर्स 2025, जिसमें विजेता कौन रहा? वो रही फातिमा बोश। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मनिका विश्वकर्मा ने। उसके बाद में बीएसएफ के ट्रेकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना, जो कि ट्रैक करते ना उनको। तो ये कौन है? बबीता, उनको राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार। और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की कोलकाता में जलवायु परिवर्तन ऑन द एज को ICIM USCT जो है एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये श्री गंगानगर, ठीक है भाई। तो मनिका विश्वकर्मा के आगे लिख लेंगे श्री गंगानगर। तो ये कौन से जिले से है? श्री गंगानगर, है ना, यहाँ पर अपडेट कर लेना श्री गंगानगर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अवार्ड वाली सारी बातें कर ली। और अब अपन चलते हैं विविध की तरफ। 1-2 पेज का अपन विविध है। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स है ना, कुछ लोगों ने कहा सर सितंबर का करंट अफेयर भी बाकी है। सितंबर में सिर्फ स्पोर्ट्स बाकी है ना। सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, तीनों का जो स्पोर्ट्स है वो मैं एक साथ कराऊंगा, ताकि इन तीनों में से जो भी कुछ कॉमन बातें हैं वो याद करने में थोड़ी सी आपको क्या हो, आसानी हो। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करंट अफेयर स्पोर्ट्स वाला अपन एक साथ देखेंगे। और अब अपन चलते हैं विविध की तरफ। विविध में ज्यादा कुछ है नहीं, 2 पन्ने हैं, देख लेते हैं फटाफट। लो भाई, विविध में कुछ एक नियुक्तियां हैं, जैसे कि संजय गर्ग को यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आई थिंक 2016-2019 में इसको लेकर एक नया एक्ट भी आया था। तो इसके जो है यहाँ पर आपको महानिदेशक जो बनाया गया है, किनको? संजय गर्ग को। एनसीसी के महानिदेशक इसको बनाया गया है, जनरल वीरेंद्र वत्स को बनाया गया है, जनरल वीरेंद्र वत्स को, ठीक है। एनसीसी के महानिदेशक संजय गर्ग को BIS के बनाया गया। कुछ लोगों का निधन हुआ जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो धर्मेंद्र का काफी ज्यादा चर्चा में रहा, और एक बार तो निधन हुआ भी नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया ने बना दिया था। भारतीय मीडिया और भारत में बहुत सारे लोग बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि जैसे ही कोई खबर आए तुरंत वीडियो बनाओ,
भले ही वो खबर की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन तुरंत उसकी क्या बनाओ, वीडियो बनाओ। एक्चुअल में हुआ ये कि धर्मेंद्र जो हॉस्पिटल में थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। वाक़ई में एक बार के लिए ऐसा ही लगा होगा, अपने पास में कोई पुख्ता खबर नहीं है, अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। वाक़ई में ऐसा ही लगा होगा कि लगभग उनका निधन हो ही गया। डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे ही दिया होगा। इसीलिए जो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया था। बाद में उन्होंने तो कर लिया डिलीट। लेकिन उनके ट्वीट के आधार पर लगा कि रक्षा मंत्री जब ट्वीट कर रहे हैं तो ऑथेंटिक ही होगा। मीडिया ने बिना खबर की पुष्टि किए हुए इस खबर को चलाना शुरू कर दिया और बाद में काफी ज्यादा ट्रोल हुई। वो तो ट्रोल हुई, लेकिन हमें भी थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जीवन के अंदर जल्दीबाजी से बचना चाहिए, खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में। इसीलिए आप लोग जो हमारे ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाते रहते हो कि भाई जैसे ही मैगजीन आ गई 5 तारीख को ही करंट करा दो। अरे भाई, पढ़ेंगे अच्छे से, करेंगे तभी तो कराएंगे। और जो बहुत व्यूज के चक्कर में जल्दी आने का, अभी आ गया है तो अभी तुरंत आ गए लाइव, तो उसमें देखो व्यूज तो ठीक है आ जाएंगे, लेकिन आपसे कुछ ऐसी खबरें जो कि सही नहीं है शायद वो भी निकल जाएंगी। कुछ ऐसी बातें भी शायद बोली जाएंगी जो कि आपकी उतने अच्छे से तैयार नहीं है, है ना। अभी जब अपन करंट करवा रहे हैं तो आपको लगा होगा बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके और हमें याद कर सकें उस हिसाब से करवा रहे हो। तो इसलिए जीवन में जल्दीबाजी जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र देवल, इनको ही मैन के नाम से जाना जाता है। 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बीकानेर से जो यहाँ पर चुनाव लड़े, ये सब आपको पता ही है। एक आपको याद रखना है इनके बारे में, सालूमर्दा थिमक्का। सालूमर्दा थिमक्का, आपको 2019 की एक घटना याद होगी जो कोविड समय में बहुत ज्यादा फेमस हुई। 2019 के जो पद्मश्री अवार्ड है, ये लगभग उसी समय में मिले थे, जिसमें कि एक बूढ़ी महिला आती है, पद्मश्री अवार्ड लेती है और नरेंद्र मोदी के माथे पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद देती है। उस बूढ़ी महिला को क्या पता कि कौन प्रधानमंत्री, वो तो एक छोटे से क्षेत्र से आने वाली, जिनको वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, पूरी अपनी जो जिंदगी है वो वृक्ष लगाने के अंदर लगा दी। और ऐसे लोगों को पद्मश्री जब मिलने शुरू हुए तो हमारे पद्मश्री का सम्मान बढ़ता है, पद्मश्री की जो इमेज है वो ज्यादा अच्छी होती है। इस बात के हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि बीच में कुछ ऐसे वर्ष हुए कि पद्मश्री ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया जो कि ठीक है, पैसा तो था लेकिन कंट्रीब्यूशन के तौर पर बहुत ज्यादा कुछ जो है वो ऐसा था नहीं। और फिर उसके बाद में एक दौर आया जो बिल्कुल गांव ढाणी के ग्राउंड लेवल पर जिसने काम किया, उन लोगों को पद्मश्री जो मिलने शुरू हुए हैं। उसी में से एक इन्होंने, जो कि इस इमेज के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर, इस नैरेटिव को बढ़ाने के अंदर कि अब ग्राउंड लेवल के लोगों को ऐसे अवार्ड मिलने शुरू हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था सालूमर्दा थिमक्का ने। कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्तमान में इनका निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद जेम्स वॉटसन, आपके जी का जंजाल, क्योंकि इन्होंने ही डीएनए की खोज की थी। जो द्विकुंडलित अपन जो पढ़ते हैं डीएनए, उसके बारे में किसने बताया था? क्रिक और वॉटसन पढ़ते हैं तो ये वही जेम्स वॉटसन है। फ्रांस 1953 में क्रिक और मॉरिस विलिंगसन के साथ मिलकर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज इन्होंने की थी और 1962 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। मैं तो ये अचरज कर रहा था कि 1953 में इन्होंने खोज कर दी, अभी चल रहा है 2025, 75 साल लगभग हो गए हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष रही होती होगी, इनकी 100 वर्ष रही होगी, तो क्या इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ये खोज कर दी थी? है तो जेम्स वॉटसन। ठीक है, तो याद रखना जेम्स जेम्स वॉटसन, थिमक्का और जो है आपके धर्मेंद्र, ये तीन तो याद रह ही जाएंगे। अब दो और लोग हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक है आंध्रश्री, तेलुगु कवि और विचारक हैं। तेलंगाना का एक राज्य गीत है जय जय तेलंगाना, उनकी रचना की थी आंध्रश्री। एक है रामदरश मिश्र, उत्तर प्रदेश के हिंदी और भोजपुरी साहित्यकार, इनकी आत्मकथा सहचर है समय। तो ये दो इतने कोई ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहे हैं। तो ये 5 लोगों का निधन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब बात करते हैं चर्चित पुस्तकों की। कुछ ऐसी पुस्तकें जो काफी ज्यादा चर्चा में रही, उसमें से एक है द बर्निंग अर्थ, एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। द बर्निंग अर्थ, जो चीज जल रहा है उसके ऊपर बरसाना पड़ेगा अमृत। जो चीज जल रही है उसके ऊपर क्या बरसाना पड़ेगा? अमृत। ये लिखी किसने है? सुनील अमृत। हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट कौन पढ़ाते हैं? सुनील सर। क्या बरसाना पड़ेगा? अमृत। तो एनवायरमेंट को लेकर ये बुक है जो किसने लिखी है? सुनील अमृत ने लिखी है।
उसके बाद द लास्ट डे था पीजी के अंदर, उसके बाद तो निकाल दिया। द लास्ट डे था पीजी के अंदर, उसके बाद तो क्या निकाल दिया, निकस नहीं निकल से याद रखेंगे, निकल लास्ट डे है तुम्हारा। तो लास्ट डे किसने लिखी है, जारोस्लाव मेलनिकस ने। मोदीज मिशन ये लिखी है बर्जिस देसाई ने। और वीरदास द आउटसाइडर ए मेमोरी ऑफ मिसफिट्स, ठीक है, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। वीरदास मुझे पक्का नहीं पता, मैं ये मैं बुक का नाम सर्च नहीं करके आया कि बुक कौन सी एक्चुअल में, मतलब वीरदास कौन है, लेकिन एक वीरदास नाम से मुझे किरदार ध्यान आ रहा है, कॉमेडियन है वीरदास, जो कि शायद इंग्लैंड कहीं गए थे, विदेश कहीं गए थे, और वो कॉमेडी करते करते उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक बातें भारत के बारे में की कि मैं भारत से आता हूँ, हाँ वही भारत जो कि रेपिस्तान कहलाता है, यानी कि भारत की इमेज जो इस तरीके से दर्शाई थी, उनकी बहुत आलोचना हुई थी। ठीक है, मुझे बुक का नाम देख के लग रहा है कि शायद उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, द आउटसाइडर, ठीक है ना, द मेमोरी फॉर मिसफिट्स, जो इस जो इन दुनिया के हिसाब से क्या फिट नहीं बैठता उसके लिए। तो वीरदास मुझे लग रहा है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो 4 किताबें पर देखिए याद हो जाएंगी। बर्निंग अर्थ, बर्निंग मतलब कि अमृत बरसाना पड़ेगा, सुनील अमृत, और लास्ट डे निकलो, उसके बाद तो यानी कि जारोस्लाव मेलनिकस, द आउटसाइडर वीरदास, और मोदीज मिशन जो है वो बर्जिस देसाई की। कैम्ब्रिज शब्दकोश ने पैरासोशल शब्द को वर, वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये पैरासोशल क्या होता है, पैरासोशल का यहां पर मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ वन साइडेड इमोशनल कनेक्ट। आप कहोगे इससे तो सर हम वन साइड लव कहते हैं, वन साइड लव कहते हैं, लेकिन वन साइड लव में आप किसी व्यक्ति को जानते तो हो, वो आपको हो सकता है जानता तो हो, लेकिन यहां पर बात चल रही है सोशल मीडिया पर। आप अपने किसी सेलिब्रिटी को लेकर इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो कि आप उनके लिए लड़ते हो, ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और वो आपको जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार के लिए जो है ऑक्सफोर्ड ने एक शब्द यूज किया है, द पैरासोशल, और इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, पैरासोशल। क्या कह रहे हो, ठीक है ना, पैरासोशल के बारे में जो आप थोड़ा सा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस में जो जो अभी तक अपन पढ़ के आ चुके हैं, मुझे बता दो 26 नवंबर को क्या होता है, दुग्ध दिवस और संविधान दिवस होता है। 19 नवंबर को याद रखना पीएम किसान दिवस होता है, कंफ्यूज मत होना। नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस जो वो 23 दिसंबर को होता है। नेशनल फार्मर डे कब होता है, 23 दिसंबर को। ये क्या है, ये पीएम किसान दिवस है। मोदी जी ने जो 2,000 रुपए देने शुरू किए थे ना किस्तों वाले, तो उस वो 19 नवंबर को लॉन्च किए थे, इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, पीएम किसान दिवस नाम रख दिया। 16 नवंबर को, अच्छा 15 नवंबर को क्या होता है, जनजातीय गौरव दिवस। कई बार अपन इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में तो एक एक करके पढ़ना ही पड़ेगा। 1 नवंबर को देखो, 1 नवंबर को क्या हमारे बहुत सारे स्टेट बने थे, 1 नवंबर को हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट बने थे। इसीलिए इस दिन कर्नाटक राज्योत्सव, हरियाणा, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। याद करो पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं 9 नवंबर को जो आपके ये क्या बोलते हैं, नालसा जो है वो विधिक रूप से लागू हो गई थी 9 नवंबर 1995 को, है ना। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम से एक संस्था है, जो कि 9 नवंबर 1995 को ये जो एक्ट विधिक रूप से लागू हो गया था, इसलिए 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। 10 नवंबर को टीकाकरण, 11 नवंबर को शिक्षा। पहले बच्चे के लगाया पोलियो का टिक्का, और फिर जो उसको लेके गए स्कूल पढ़ने के लिए। तो 10 नवंबर को टीकाकरण, 11 नवंबर को क्या, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ठीक है। तो ये सब हमने क्या पढ़े, दिवस पढ़े। तो ये विविध भी जो आपका यहाँ पर खत्म होता है ना। अब अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। चलो भाई, तो अपन बात कर लेते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में सबसे पहली जो बात है वो है आपके खाद्य भंडारण को लेकर। खाद्य भंडारण, लॉजिस्टिक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है ना अपना, जिसमें उचित मूल्य की राशन की दुकान पर आपको अनाज मिलता है, उसको मजबूत करने के लिए कुछ डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई है ना। क्या डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई है, देखो कुल मिलाकर हमारे पास जो फूड है, जो भी गेहूं है, जो भी सरकार प्रोक्योर करती है, खरीदती है किसानों से, उसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। सरकार एफसीआई के गोदामों में, या फिर मैं चलो थोड़ा सा और पीछे से चलते हैं, ये किसान है, किसानों ने अपने खेत के अंदर गेहूं उगाया, फूड सरकार इनसे करती है प्रोक्योर, खरीद करती है,
खरीद करने के बाद इन्हें एफसीआई के गोदामों में रखती है। एफसीआई के गोदामों से ये अलग अलग पीडीएस जो शॉप होती है वहां पर जाती है और वापस लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, अब सरकार यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लेके आ रही है। क्या इनिशिएटिव लेके आ रही है? पहली बात कि यहाँ पर जब एफसीआई के गोदामों में पड़ा है तो भंडारण जो है उसकी जो स्टोरेज है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसकी जो भंडारण है वो क्या होनी चाहिए? अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छे तरीके का क्या मतलब है? अच्छे तरीके का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें कि डेटा अच्छे से पता रहे, कितना भंडार पड़ा है, कितना निकल गया है, वो सारी बातें अच्छे से अपने पास रहें। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? इसको कहाँ भेजना है? पीडीएस शॉप पर भेजना है, यानी कि जो लॉजिस्टिक है, यानी कि दूसरी जगह पर भेजना है, इस सिस्टम को अच्छा करना है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना जो है उसको अच्छा करना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि लोगों को जो मिला है, जो अनाज मिला है, इनका फीडबैक लिया जाए कि भाई तुम्हें सही समय पर मिल जाता है क्या अनाज, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो इस प्रकार का इनका क्या किया जाए? एक फीडबैक लिया जाए। तो कितने स्टेप है? 3 स्टेप। मुख्य रूप से यहाँ पर कितने स्टेप है? 3 स्टेप। और सरकार ने यहाँ पर 4 नई चीजें लॉन्च की है। क्या है? बस ये कहानी समझ में आ गई। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, पहला जो काम किया है वो है, चलो उससे पहले ही देख लेते हैं, ये हमारे केंद्रीय उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा किया गया, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। उनके द्वारा 18 नवंबर को इन पहलों की शुरुआत की गई है। पहली पहल क्या थी? भंडारण 360। पहली जो पहल है उसमें क्या करना है? स्टोरेज को ठीक करना है। तो स्टोरेज को ठीक करने के लिए एक बनाया गया प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भंडारण 360। नाम से क्या लग रहा है? 360 डिग्री चेकिंग एक तरीके से स्टोरेज की करना, कितना क्या माल पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, वो सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर रहे। बस इसी प्रकार का क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो केंद्रीय भंडारण निगम का CWC, इसका भी याद रखना। CWC क्या है? ये किसने बनाया भंडारण 360? तो ये बनाया गया CWC, सेंट्रल वेयरहाउस कमेटी, है ना। सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, सॉरी कमेटी नहीं, कॉर्पोरेशन। सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन द्वारा क्या बनाया गया? भंडारण 360 बनाया गया। क्या है भंडारण 360? तो यह प्रणाली मानव संसाधन, वित्त, विपणन, गोदाम प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना निगरानी और अन्य प्रमुख कार्यों सहित 41 मॉड्यूल एकीकृत करती है। कुल मिलाकर हमें याद रखना है कि 41 ऐसे अलग अलग जो सिस्टम है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती है, जो कि सारे के सारे सिस्टम किससे जुड़े हुए हैं? स्टोरेज से जुड़े हुए हैं। और ये जो बनाया गया है वो एक वैश्वीकृत मानक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं SAP S4HANA। क्या है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये होता है SAP S4HANA, द मॉडर्न ERP suite where functionalities like inventory management, supply chain, sales are integrated to provide a unified real time view of operations। जो भी काम हो रहे हैं उसका रियल टाइम पता लगे। एग्जाम्पल आप ये मान लो कि सिरेमिक एकेडमी की किताबों का मुझे एक स्टोरेज बनाना है, तो मैं कैसा प्लेटफॉर्म बना लूँ, कितनी किताबें हैं, कितनी आई, कितनी गई, किसको गई, सारी चीजें मेरे एक जगह रहे। उसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। किसने बनाया है? CWC ने, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया है, और इसी को क्या नाम दिया गया? भंडारण 360। अब आगे चलते हैं। दूसरी स्टेज क्या बताई थी? ये तो हो गया। अब कहाँ पहुंचानी? इसको लोगों तक पहुंचानी है। लोगों तक पहुंचानी है आशा के रूप में, तो इसको जो लोगों तक पहुंचानी है उसको जो नाम दिया गया है वो है स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस सिस्टम। एक्जिम मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से याद रख लेना, यानी कि यहां से गोदामों से निकाल कर क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस सिस्टम नाम दिया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से ये होगा, ये भी CWC ने बनाया है। CWC ने कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और सामान्य गोदामों के लिए इसकी शुरुआत की है। यह प्रणाली प्रमुख प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, इन सब का ध्यान रखेगी। ANPR के बारे में कल बात की थी, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, है ना, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये सारे सिस्टम लगाए हैं। GPS, इन सब का यूज किया जाएगा ताकि जो गोदाम से निकला है वो कहाँ तक पहुंच गया। फास्टैग, अच्छा इस टोल नाके तक पहुंच गया, इसका मतलब, है ना, ये नंबर प्लेट है। ANPR, तो इस प्रकार की सारी टेक्नोलॉजी, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि टेक्नोलॉजी सारी मॉडर्न यूज की है, और गोदामों से दुकान तक पहुंचने तक के पूरे मैकेनिज्म को ये चेक करते हैं। नाम क्या दिया है? स्मार्ट एक्जिम।
तीसरा क्या था, लोगों का फीडबैक लेना। तो लोगों का फीडबैक लेने के लिए अन्न दर्पण नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसमें कि अलग अलग भाषाओं के अंदर जो ये सारी चीजें देखी जा सकेंगी। तो भारतीय खाद्य निगम ने मौजूदा डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह माइक्रो सर्विस आधारित प्लेटफॉर्म अन्न दर्पण की शुरुआत की है। यह खरीद भंडारण, आवाजाही, बिक्री, गुणवत्ता जांच, श्रम प्रबंधन, अनुबंध निगरानी जैसी प्रमुख गतिविधियों को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में बनाएगी। एक सेकंड, एक गलती अपन से हो गई, मैंने यहाँ पर 3 स्टेप बता दिया, एक्चुअल में 4 स्टेप है। 4 स्टेप क्या है, गोदामों में पहुंच गई। अगला स्टेप है लोगों को बेचना। लोगों को बेचने में क्या सारी चीजें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या उससे ज्यादा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, क्या उनको माल जो है वो गलत तो नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए तीसरा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, अन्न दर्पण। अब चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, लोगों से पूछेंगे भी, फीडबैक भी लेंगे, और फीडबैक वाला जो मैकेनिज्म है उसको नाम दिया गया है आशा, अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन, जिसमें कि अलग अलग भाषाओं के अंदर ये सारी चीजें पूछने की वो रहेगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी शुरुआत की है। यह एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जो लाभार्थियों को अपनी पसंदीदा भाषा में स्वचालित कॉल के माध्यम से राशन वितरण पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने की सुविधा देता है। इसे वधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह भाषिनी के बहुभाषी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है, जिसमें कि कई सारी भाषाएं। यह इंडिया एआई मिशन द्वारा समर्थित है। आशा की शुरुआत में 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट पर की गई है, जिसको बाद में 15 राज्यों में लागू करेंगे, और मार्च 2026 से सभी 36 राज्यों और यूटी में ये लागू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को मैं वापस समराइज कर देता हूं। ये है किसान ने खरीद कर दी, मतलब बेच दिया, बेच के खरीद किसने की है, एफसीआई ने। अब एफसीआई का पहला स्टेप क्या है, एफसीआई की स्टोरेज व्यवस्था को अच्छा करना। तो क्या लॉन्च किया है, भंडारण 360 लॉन्च किया है, और भंडारण 360 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, CWC के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, जो कि एक कोई स्टैंडर्ड है H4 HANA उसके ऊपर बेस्ड है ना, जिसमें कि सारी चीजें भाई कितना क्या स्टोर पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, वो सारी चीजें। अब एफसीआई से क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, एफसीआई से पीडीएस शॉप तक पहुंचाना है, और इसके लिए जो सिस्टम लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, स्मार्ट एक्जिम नाम है। उसका नाम क्या है, स्मार्ट एक्जिम। इसके माध्यम से क्या देखा जाएगा भाई, सही जगह पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, फास्टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, फास्टैग में टोल कौन से टोल पर कटा है, ANPR सिस्टम, ये सारी चीज इसमें रहेंगी। ये भी किसने तैयार किया है, ये भी CWC ने तैयार किया है। उसके बाद क्या करेंगे, लोगों को बेचेंगे। लोगों को जो बेचेंगे कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, वो सारी चीजें देखेंगे, और इसके लिए जो तैयार किया गया उसको अन्न दर्पण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अन्न दर्पण नाम दिया गया। चौथे में क्या करेंगे, चौथे में लोगों से फीडबैक लेंगे, और जो फीडबैक लेंगे उसका नाम क्या दिया गया, आशा नाम दिया गया। आशा वाला किस पर बेस्ड है, एआई पर बेस्ड है ना, किस पर बेस्ड है, एआई पर बेस्ड है, जो कि बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के अंदर उनसे फीडबैक जो वो ले सकता है। हमारी बहुत सारी भाषाओं के अंदर जो है फीडबैक लेने के लिए ऑलरेडी एक ऐप बनी हुई जिसका नाम है भाषिनी, तो ये भाषिनी पर आधारित है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 राज्यों में लॉन्च किया गया, बाद में बढ़ा के 15 कर देंगे, और मार्च 2026 से उसे पूरे भारत के अंदर लागू करने की जो बात चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कुछ बनाए हैं स्मार्ट सिलोज। सिलोज क्या होते हैं, सिलोज आपने देखे होंगे, बड़े बड़े एक तरीके से जो टंकियां सी लगी रहती है, जिसमें कि अनाज जो ठीक तरीके से स्टोर किया जा सके। इस प्रकार के सिलोज आपके बनाए हैं मलोट पंजाब में। मलोट पंजाब में 1.5 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले साइलो या फिर साइलो कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन जो वो किया है ना। साइलो किस तरीके के होते हैं, यदि मैं आपको एक फोटो के रूप में यहां पर दिखाना चाहूं, साइलो की स्पेलिंग क्या होगी भाई, SIL होगी क्या, फॉर स्टोरेज, फूड स्टोरेज, ये लिख देते हैं अपन, है ना, आ जाएगा। ये इस तरीके के बड़े बड़े होते हैं साइलो, जिसमें फूड जो स्टोर किया जाता है ना, जैसे इसमें दिख रहा है। तो इस प्रकार के बने 1.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता के, कहां पर, मलोट पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये अगली जो हमने बात की, वो क्या है, इस अवसर पर मलोट पंजाब में 1.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले साइलो कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो कुल मिला के समरी क्या है, समरी ये है, 5 ये चीजें लॉन्च की गई है, भंडारण 360, स्मार्ट एक्जिम, अन्न दर्पण, आशा, और मॉडर्न साइलो फैसिलिटी। एक बार मनी मन में रिवाइज करें कि क्या क्या 5 बातें, मनी मन रिवाइज करें। केवल ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पूरी डिटेल तो ऊपर लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। एक बार इनको मनी मन रिवाइज करें, क्या क्या है। यहाँ से बोर्ड से नहीं देखना, सोचो क्या था, पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या है। हम्म
तो इसके बाद यदि अपन देखें कौन सा आर्टिकल है, तो इसके बाद आगे चलने पर आता है आपके 16वां वित्त आयोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16वां वित्त आयोग। देखो 16वें वित्त आयोग में ना एक आर्टिकल जो कि मैं पॉलिटी में भी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, तो मुझे लगा वो भी पढ़ाना चाहिए भाई। वो क्या है? वो ये कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन के बारे में कहता है कि फाइनेंस कमीशन बनेगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन क्या है ये तो पता ही होगा ना आपको। फाइनेंस कमीशन जो ये बताता है कि भाई सेंटर का जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका कितना हिस्सा स्टेट को बांटा जाना चाहिए, और इसके अलावा भी उनको बहुत सारी बातें बतानी होती है, पर मेन पर्पज उसका ये है। तो वित्त आयोग का गठन जो वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, इसलिए जो अपन कहते हैं नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इसमें जो सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वो सारी बातें अपन पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल 281 भी महत्वपूर्ण है भाई। आर्टिकल 281 के तहत ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो वित्त मंत्री के माध्यम से ये जो भी रिपोर्ट वित्त आयोग की आती है इसको संसद में रखवाने का काम करता है। इसको संसद में रखवाने का काम करता है कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि जो वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि इसका गठन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। तो प्रेसिडेंट को ही जो ये सबमिट की जाती है, और प्रेसिडेंट जो इसे कहाँ रखवाता है? पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से बताया गया? आर्टिकल 281 में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में ये हुआ कि इससे पहले कुछ समय पहले 16वां वित्त आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया थे। तो इन्होंने अब अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सौंपी है, और प्रेसिडेंट ने इसको जो संसद के सामने अभी रखवाना है। ठीक है ना। तो बस यही खबर है। क्या 16वां वित्त आयोग 17 नवंबर को वित्त वर्ष 2026-27 से 30-31 तक की, एक तो ये जरूर याद रखना, ये जो रिपोर्ट है कब से कब तक की है? तो 26-27 से लेकर 30-31 तक की रिपोर्ट है। तो 26-27 से लेकर 30-31 तक की अनुशंसा अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी है। आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि ये 5 साल के लिए होती है रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही साल है। तो आप या तो 26 से 30 काउंट कर लो, 27 से 31 कर लो, 4 ही साल है। तो भाई शुरुआती 1 वर्ष के लिए जब ये आयोग बनता ही है तो वो अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट जारी कर देता है ना। बाद में फिर एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो फाइनल जो रिपोर्ट है वो 26-27 से लेकर 30-31 तक की होगी। ये रिपोर्ट 2 खंडों में तैयार। अच्छा, किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। ये तो क्लियर है कि ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट 2 खंडों में तैयार की गई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 281 के तहत संसद में प्रस्तुत की जाएगी। आप तो कह रहे थे कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल 281 किसके बारे में कहता है? राष्ट्रपति के बारे में कहता है कि जो रिपोर्ट है रखवाई जाएगी संसद में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति 281 के माध्यम से। आयोग का गठन कौन से होता है? आर्टिकल 280 1 से होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर करंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो वित्त आयोग बना था 16वां वित्त आयोग, वित्त आयोग कौन सा है? 16वां। रिपोर्ट कब सौंपी है? 17 नवंबर को। रिपोर्ट कब सौंपी है? 17 नवंबर को। तो 16-17 याद रह जाएगा। 16-17 16वां वित्त आयोग 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी इन्होंने। ठीक है, आर्टिकल 280 और 281 दोनों बातें याद रह जाएंगी। 281 में तो 280 में तो गठन, 281 में है रिपोर्ट, जो कि कौन रखेगा? राष्ट्रपति। किसके सामने? संसद के सामने। लेकिन सामान्यतः वित्त मंत्री के माध्यम से ये रखवा देते हैं, है ना। तो ये बात अपन ने यहाँ पर कही। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अच्छा, एक इसका ये ईयर भी याद रखना, कब से कब तक के लिए? 26-27 से लेकर 30-31। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन थे? ऋत्विक पांडे। अन्य सदस्य कौन थे? एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, टी रविशंकर और सौम्या कांति घोष। कौन थे? सौम्या कांति घोष, रविशंकर, मनोज पांडा और एनी जॉर्ज मैथ्यू। कोई भी एक आपको इस तरीके से बना लेना, ट्रिक बनाना। देखो कौन कौन सी बनती है। JMRS बना लेना, अपने हिसाब से बना लेना। एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, टीवी रविशंकर और सौम्या कांति घोष। 4 नाम याद रखने फटाफट। और इसके ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना। सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, सदस्यों के नाम याद रखने। मैं जब ये कह रहा हूं ना कि ट्रिक बना लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाम याद रखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण योजना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ी सी समझ लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं।
है ना। रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि वाकई में रेयर होते हैं, रेयर इन द सेंस कि वो निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना उतना आसान नहीं होता है ना। उनको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको अपन रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम से जानते हैं। और एक होता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब जो देश के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, उनको अपन क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जैसा कि हमने कहा निकालना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी जो अच्छी टेक्नोलॉजी जो इसके लिए चाहिए। तो सरकार यहाँ पर कह रही है कि भाई जो विदेशी कंपनियां हैं या फिर जो निजी कंपनियां हैं वो आए आगे, और हम जो है आपको लाइसेंस देंगे 7 वर्ष तक का। हम आपको 7 वर्ष तक का लाइसेंस देंगे, जिसमें कि 2 वर्ष आपके विनिर्माण के अंदर और बाकी जो है 5 वर्ष और आपको जो लग जाएंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर को ये योजना शुरू की है। सरकार ने कहा 7280 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे 5 वर्ष के लिए। आरईपीएम की, आरईपीएम मतलब सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, बिक्री पर 6450 करोड़ रुपए बिक्री से जुड़ा प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार की मैग्नेट, क्यों देखो मैंने फिर से सुन लो, एक बात को सुनो। क्या रेयर अर्थ मतलब मिनरल्स कौन से होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनको निकालना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल। निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है भारी भारी क्या लगेंगी? मैग्नेट लगेंगी। ठीक है। तो उन मैग्नेट को खरीदने के लिए सरकार यहां पर कितने रुपए का इंसेंटिव दे रही है? 6450 करोड़ का। ठीक है। क्या है हमारा टारगेट? हमारा टारगेट यह है कि प्रति वर्ष 6000 मीट्रिक टन आरईपीएम विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए 750 करोड़ की पूंजीगत सहायता। तो टोटल कितना सरकार का खर्च हो रहा है? 7280 करोड़ रुपए हो रहा है। क्या होगा इस योजना के तहत? वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि आप तो लगाओ बोली, जो अच्छा जो है वो काम करेगा उसके अंदर हम उसको देंगे। 5 सफल आवेदकों को कुल क्षमता आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया। 5 लोगों को हम देंगे। प्रत्येक सफल बोली लगाने वाले को 1200 मीट्रिक टन विनिर्माण क्षमता आवंटित की जाएगी। टोटल कितनी थी? 6000 मीट्रिक टन। कितने लोगों को ले रहे हैं? 5 लोगों को। प्रत्येक को कितनी मीट्रिक टन क्षमता का विनिर्माण के लिए अनुमति दी जाएगी? 1200 के लिए। बात क्लियर है? तो कितने मीट्रिक टन के लिए है ये? 6000 मीट्रिक टन के लिए है। कितने लोगों को ले रहे हैं? 5 को। तो पर के लिए कितनी पड़ी? 1200। ठीक है। अच्छा, एक बार जिसका सिलेक्शन हो गया उसको योजना की कुल अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से 7 वर्ष होगी। इसमें एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 2 वर्ष की अवधि, और आरईपीएम की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि वितरण करने के लिए 5 वर्ष की अवधि। तो आप तो इतना ध्यान रख लेना कि 7 वर्ष का टोटल टाइम होगा, 2 वर्ष विनिर्माण के लिए और 5 वर्ष उसकी बिक्री के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार की मैग्नेट जो बनानी है, तो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट शब्द से शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो नियोडियम और सैमरियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। है ना। तो बस कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं? चुंबक होते हैं। इसमें से नियो और सेमी याद रख लेना, इनसे बनाए जाते हैं। पूरा नाम याद रखने के बजाय नियो और सेमी से बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के चुंबक बनाने को लेकर सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे बनाओ चुंबक जिसमें कि 6000 मीट्रिक टन की क्षमता जो टोटल होगी, 5 सफल आवेदकों को रखा जाएगा, प्रत्येक को 1200 मीट्रिक टन की क्षमता, 7 वर्ष के लिए लाभ, लगभग 7280 करोड़ रुपए की योजना है। रेयर अर्थ मिनरल सिंटेड रेयर अर्थ मिनरल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। आरईपीएम बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इसी प्रकार का विशिष्ट इस्पात के लिए, विशिष्ट इस्पात जो है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग यानी कि अच्छी क्वालिटी का है, उसके लिए उत्पादन आधारित योजना जो है लेके आए हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं इसको, पीएलआई बोल देते हैं। है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। कौन लेके आएगा? इस्पात मंत्रालय। 4 नवंबर 2025 को इसका तीसरा चरण शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? सुपर एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, लंबे सपाट उत्पाद, इन सबको बनाने के लिए निवेश आकर्षित करना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत के अंदर आप जो इस प्रकार के स्टील बनाओ, जो जितना ज्यादा स्टील बनाएगा उतना ही ज्यादा उसे इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। इसका तीसरा चरण अभी लॉन्च हुआ है। तो वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए लागू प्रोत्साहन दरें 4 से 15% तक की है। इतना जो है आपको इंसेंटिव मिलेगा, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार की ये योजना है। तो इस पेज पर हमने भाई देखो 3 योजनाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी तीन योजनाएं पढ़ी? एक तो वित्त आयोग वाली बात पढ़ी, दूसरा हमने जो
सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ा, और तीसरा जो हमने यहाँ पर विशिष्ट इस्पात के बारे में जो पढ़ा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर आते हैं आपके एक स्कीम जिसका नाम है RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। क्या नाम है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इस प्रकार की एक निधि बना रहे हैं, योजना लेके आ रहे हैं, जिसमें कि क्या लगता है नाम से किसे बढ़ावा दिया जाएगा? रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कहां पर होगी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार कॉन्क्लेव 2025 में 3 नवंबर को 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। कितने की? 1 लाख करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 लाख करोड़ रुपए सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी। 3 नवंबर को यह योजना शुरू की गई है। नोडल विभाग कौन होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, नाम से ही पता लग जाएगा, इनको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम से पता लग जाएगा। क्या? रिसर्च को बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट को और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें जो वित्त पोषण है, जो पैसा है, वो 2 तरीकों से रखा गया है। एक रखा गया है, एक हमारी संस्था है जिसका नाम है ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उसके अंदर एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया है। एक तो उसके अंदर क्या बनाया गया? स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया। दूसरा बनाया गया है लोगों को लोन देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। निधि प्रबंधकों द्वारा अनुसंधान विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण सामान्यतः कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि ये जो है वो लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। ये पैसा किस रूप में दिया जाएगा? लॉन्ग टर्म। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो बातें याद रखनी है वो ये है कि एक योजना लेके आ रहे हैं, उस योजना का नाम है RDI। RDI का मतलब हो गया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जो कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा लाई जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर ये है, कितने लाख रुपए? 1 लाख करोड़ रुपए। 3 नवंबर को इस योजना की जो शुरुआत कर दी गई, और इसमें 2 प्रकार से जो है फंड को बांटा गया है। एक हमारे जो संगठन है ANRF, उसके अंदर बनाई गई है, स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया। दूसरा जो है, जो भी रिसर्च को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं उन्हें लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन के रूप में जो दिया जाएगा। तो ये है RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। क्या लगता है डंप साइट मतलब क्या होता है? डंप करना। क्या डंप करना? कचरा डंप करना। तो जहां पर ये जो कचरा जो डंप करते हैं, खासतौर पर अर्बन एरियाज के अंदर, खासतौर पर दिल्ली में आप देखते हैं तो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ तक जो बन गए हैं। तो ये जो साइट है इनको ठीक करना, इनको रिमीडिएशन यानी कि एक तरीके से उनको रेमेडी के तौर पर उनको ठीक करना, यही इस योजना का उद्देश्य है। जो डंप साइट है, उस जो भी मालो कचरा है वहां पर, अब कचरे को बायो एनर्जी के अंदर बदल दो, कचरे से कंचन जो अपन जो टैगलाइन देते हैं उस रूप में जो इसको बदलना, इसको इस जो बदल तो रही है इसको तेज किया जाए, इसको एक्सेलरेट किया जाए, तो इसको लेकर एक प्रोग्राम लेके आए, डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ये जो तय किया गया तो राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 नई दिल्ली में। आप कहोगे शहरी वाला कॉन्क्लेव तो गुड़गांव में हुआ था। अरे वही वो अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस थी। वो क्या थी? अर्बन मोबिलिटी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के अपन ने कुछ अवार्ड्स देखे थे। ये है राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ। बात कचरे की चल रही है तो ये योजना कौन सी होगी? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत है। ये जो लाई गई है योजना किसके तहत लाई गई है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। क्योंकि डंप साइट गांव में तो होती नहीं है, गांवों के अंदर तो जो वो गोबर एक साइड में रख देते हैं, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो वो शहरों के अंदर ही होती है ऐसी डंप साइट, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत लाई गई है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि 2026 तक, सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट होनी चाहिए। सितंबर 2026 तक क्या होनी चाहिए? 0 डंप साइट होनी चाहिए। कौन सा मंत्रालय लेके आएगा? तो केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय। ठीक है, तो इतनी बातें हमें जो समझ में आई। सबसे पहली बात तो क्या? डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो कि राष्ट्रीय शहरी जो सम्मेलन था, कॉन्क्लेव जो था, जो कि कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, उस दौरान लाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाया गया है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है उसका एक पार्ट है, जिसका लक्ष्य है सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट के रूप में डेवलप करना। ये इसका उद्देश्य है। ये 4 बेसिक फैक्ट आपको याद होने चाहिए। याद है?
आगे तो है अब इस योजना के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। यह 80% विरासत अपशिष्ट के 214 उच्च प्रभाव वाले स्थलों को प्राथमिकता देगा। यानी कि वो ऐसी 214 साइट जहां पर हमारे टोटल डंप साइट का 80% कचरा जो रखा हुआ है उनको विशेष रूप से प्राथमिकता देगा। उनको पहले तो जीरो करना है ना। जो बड़ा काम है पहले वो कर ले, छोटे मोटे काम कर लेंगे, ठीक है। लक्ष्य जीरो डंप साइट का उद्देश्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पुराने कचरे के निपटान हेतु प्रति टन 550 रुपए की दर से शहरों को सहायता दे रहे हैं। 1 टन कचरा उठा लो, 550 रुपए पर टन शहरी जो निकाय है उसको दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 550 रुपए पर टन। ये बात समझ में आई क्या? तो सरकार यहां पर क्या कर रही है, सरकार जो डंप साइट है उसे खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है और 550 रुपए पर टन जो है दिए जाएंगे। किसे? शहरी निकाय को। अर्बन, क्यों? मुख्य रूप से काम किसका ही है? मुख्य रूप से काम अर्बन लोकल बॉडी का है, तो अर्बन लोकल बॉडी को पैसे दिए जाएंगे, भाई तुम तो करो काम पैसे हम देंगे, थोड़ी सहायता हम कर देंगे, ठीक है। इसी अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ज्ञान प्रबंधन इकाई का काम किया गया का शुभारंभ किया गया। ज्ञान प्रबंधन इकाई जो इस प्रकार के मामलों से संबंधित नॉलेज शेयर करने का काम करेगी। कौन से शहर में इस प्रकार का अच्छा काम किया गया था, इस प्रकार के जो है वो बातें करेंगी। इसी तरीके से एक बनाई गई है अर्बन इन्वेस्ट विंडो। क्या बनाई गई है? अर्बन इन्वेस्ट विंडो, UI विन, अर्बन इन्वेस्ट विंडो, ठीक है। तो अर्बन इन्वेस्ट विंडो का भी शुभारंभ किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के निर्देशन में हुडको की एक पहल है। किसकी पहल है? हुडको। हुडको क्या है? हुडको PSU है, एक सरकारी कंपनी है जो कि हाउसिंग और इससे संबंधित काम करती है। हुडको की पहल है ये। भारतीय शहरों के लिए वन स्टॉप निवेश सुविधा के रूप में काम करेगा कि भाई किसी को निवेश करना है तो यहाँ पर कर लो। यह विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से दीर्घकालीन और रियायती वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करने तो डिजाइन किया गया ताकि किसी तरीके से अपन वहां से लॉन्च जो है फंड ला सके। जल ही जननी को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो बातें पढ़ी वो है डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव था नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का पार्ट है। सितंबर 2026 तक जीरो डंप साइट करनी है। शहरी निकाय को 550 रुपए पर टन मिलेगा। एक यहाँ पर बनाई गई है शहरी स्वच्छता ज्ञान इकाई केंद्र बनाई गई है, ज्ञान प्रबंधन इकाई बनाई गई है। एक यहाँ पर बनाई गई है यूविन। क्या बनाई गई है? UI विन। UI विन का मतलब क्या हो गया? अर्बन इन्वेस्टर विंडो। अर्बन इन्वेस्टर विंडो जो कि किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के निर्देशन में हुडको द्वारा जो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को कहेंगे तुम तो यहां करो इन्वेस्ट। और एक मिशन लॉन्च किया गया जल ही जननी, जल ही जननी मिशन को यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये सब बातें हमने पढ़ी है इसके अंदर, जो कि आपके था क्या था? डंप साइट रिमिडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पर आता है निर्यात संवर्धन मिशन। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार अलग अलग प्रकार से जो मिशन लेके आ रही है और इसकी जो बात है ये आपके बजट के अंदर भी की गई थी कि हम ऐसा कोई वो लेके आएंगे। और अभी जो ये बजट लेके आए हैं, अभी जो ये लेके आए हैं 25,000 करोड़ का है। आप इतना याद रख लो, ये जो पूरा जो प्रोग्राम है कितने करोड़ का है? 25,000 करोड़। RDI कितने का था? 1 लाख करोड़ का। और आपके वो जो क्या नाम है रेयर अर्थ वाला मैग्नेट वाला कितने का था? रेयर अर्थ REPM वाला 7280 करोड़ का, 7,000 करोड़ का। लगभग कितने का था? 7,000 करोड़। RDI वो बहुत बड़ा 1 लाख करोड़। ये कितने का? 25,000 करोड़ का, ठीक है। यह मिशन क्या करेगा? 2 सब स्कीम जो इसके माध्यम से लॉन्च की गई है। पहली जो सब स्कीम है वो है निर्यात को प्रोत्साहन देना। दूसरी जो स्कीम है निर्यात को एक तरीके से एक दिशा देना, ठीक है। तो बस वही है, बोल बच्चन वाली बातें हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है जहां से क्वेश्चन को बढ़ावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्यात को प्रोत्साहन देना है, कैसे होगा? निर्यातकों को ब्याज अनुदान देना पड़ेगा, है ना। और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, नए बाजारों में डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे काम जो किए जाएंगे। तो ये बोल बच्चन वाली बातें हैं। निर्यात दिशा, तो इसमें गैर वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है, यानी कि पैसे की बात नहीं करेंगे इसमें। ये बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है। नहीं समझे? देखो मैं पूरी बात बता देता हूं। निर्यात संवर्धन प्रोग्राम है। क्या नाम है? निर्यात संवर्धन प्रोग्राम। कौन से बजट में कहा था? 2025 में।
कौन से में कहा था? 2025-26 वाले में कहा था। कितने रुपए लेके आ रहे हैं? 25,000 करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं। कितने इसके पार्ट है? 2 पार्ट है। एक तो क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन, और एक पार्ट क्या है? निर्यात को दिशा दिखानी है। ठीक है, प्रोत्साहन में तो क्या करेंगे भाई साहब? पैसा वैसा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे जिससे कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सको। इसमें दिखाएंगे दिशा। कैसे दिखाएंगे दिशा? कि देखो भाई, इसमें पैसे की बात तो करना मत, ये गैर वित्तीय कार्यक्रम है। इसमें दिखाएंगे दिशा। कैसे? ऐसे कि मान लो आप ये 2 प्रोडक्ट बनाते हो, सरकार कहेगी यार दक्षिण अफ्रीका में ना ये वाला प्रोडक्ट है, तीसरा ये बड़ी मतलब डिमांड में है, तो आप क्यों नहीं ऐसा बनाते हो? इस प्रकार से इनको दिशा दिखाएंगे कि आपको ये सब बनाना चाहिए, तो इसके माध्यम से भी निर्यात हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो बस यही बात चल रही है। 2 सब सेक्टर है, 2 सब स्कीम है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, जिसमें बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को ये बढ़ावा देती है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? विदेश व्यापार महानिदेशालय, है ना। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? विदेश व्यापार महानिदेशालय, फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट, है ना। तो ये हो गई आपके। आगे बढ़ते हैं। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, तो ये लगभग आप कह सकते हैं इसी से जुड़ी हुई योजना है। क्या लगता है ना, क्या होगा इसके अंदर? भाई अब क्या है कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो ये चाहते हैं कि किसी बैंक से लोन मिल जाए, लेकिन बैंक लोन देता नहीं है। बैंक क्या कहता है? गारंटी लेके आओ। अभी किसकी लेके आए गारंटी? इसलिए सरकार कह रही है कि भाई आप बैंक को कह रही है कि आप तो इनको दे दो लोन, हम लेते हैं इनकी गारंटी। तो सरकार ने एक अलग से फंड बनाया है जिसके माध्यम से जो इनको गारंटी देने का काम किया जाएगा। और इसके लिए एक संस्था है हमारे यहाँ पर जो काम करती है, NCGIC। इसका काम ही यही है, नेशनल क्रेडिट गारंटी इंसेंटिव, ऐसे करके पूरा फुल फॉर्म है इसकी। इसका काम यही होता है। ठीक है, तो बस यही योजना है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर को इस योजना को जो मंजूरी दी है। ये वाली भी कब थी? 12 नवंबर को। ये वाली भी कब है? 12 नवंबर को। दोनों निर्यात से जुड़ी हुई है। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? अभी मैंने आपको कहा एक संस्था है जिसका नाम क्या है? NCGTC। इसका काम ही क्या होता है? क्रेडिट गारंटी देना। तो इसके नाम में भी आएगा क्या? राष्ट्रीय ऋण गारंटी। और हमारा एक वित्तीय सेवा विभाग है, तो वित्तीय सेवा विभाग और NCGTC के द्वारा ये किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि NCGTC द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब आपने 5 करोड़ का लोन दिया है इनको, इस व्यक्ति ए को, इसने नहीं चुकाया, बैंक तुम तो चिंता मत करो, हम तुम्हें 5 करोड़ चुकाएंगे। हम तो क्या करेंगे? पूरे 5 करोड़ जो चुकाएंगे, ताकि पात्र निर्यातकों जिसमें कि MSME भी शामिल है, इनको 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग जो मिल सके। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि सरकार को एक तरीके से पैसा देना भी नहीं पड़ा। वो दिया भी कहां से गया? बैंकों से। बस थोड़ी सी रिस्क है। रिस्क ये है कि यदि किसी ने नहीं चुकाया तो सरकार को भरना पड़ेगा, पर कम से कम सरकार का पैसा लगा तो नहीं, यही ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बनाई गई है। तो ये हमने क्या कहा? निर्यातकों के लिए गारंटी। संस्था का नाम याद रख लेना बस, NCGTC। इसके साथ साथ और कौन है? वित्तीय सेवा विभाग। क्या उद्देश्य है? बस उनका जो लोन है उसमें 100% की गारंटी देते हैं कि इन्होंने नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे, आप चिंता मत करो। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि इतने इतने करोड़ रुपए तक का होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट। सोहरा जो क्षेत्र है ये पड़ता है चेरापूंजी में। कहाँ पड़ता है? आपके चेरापूंजी में। मेघालय में पड़ती है जगह चेरापूंजी, आपने सुना होगा। तो ये उसी के पास में पड़ता है सोहरा क्षेत्र। तो बस यही है कि इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है PM डिवाइन। क्या नाम है? PM डिवाइन। PM डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो PM डिवाइन जो योजना है उसके तहत सोहरा क्षेत्र का पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो कि चेरापूंजी के पास में पड़ता है। कौन सा मंत्रालय? तो यही है आपके PM डिवाइन। कौन सी सरकार से होकर रही है? मेघालय सरकार। कितना निवेश? 650 करोड़। ठीक है, तो ये बातें सहायक परियोजना है। तो ये सब यहाँ पर जो कोई क्या नाम है, कोई इको पार्क है, उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, इस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, एक बार आप मुझे क्या बता सकते हैं इकोनॉमी के अंदर अपन ने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां पर पहले पेज से हमने पढ़ा था, वो था भंडारण, स्टोरेज वाली बात। इसमें हमने बताए थे 4 स्टेप और चीजें पढ़ी थी 5, स्टेप बताए थे 4। सबसे पहला स्टेज FCI के जो गोदाम है
वहां पर चीजों को ठीक करना, जिसका नाम अपन ने दिया था भंडारण 360, ठीक है, जो कि बनाया गया था CWC के द्वारा, जो कि था आपके सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। अब यहां से जाना है PDS शॉप पर, यानी कि लॉजिस्टिक, तो स्मार्ट एग्जिम, दूसरा जो सिस्टम लॉन्च किया था वो क्या था, आपके स्मार्ट एग्जिम। ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये भी किया गया था आपके CWC के द्वारा। अब लोगों को चीज अच्छे से मिलनी चाहिए, तो था अन्न दर्पण, क्या था, अन्न दर्पण। और फिर जो लोगों का फीडबैक भी लेना है, तो वो क्या था, आशा। ये कई सारी भाषाओं में है। भाषिनी जो ऐप है उसका भी इसमें यूज किया जाएगा, पायलट तौर पर 5 राज्यों में, बाद में 15 राज्यों में, और 2026 से सभी राज्यों में इसको लॉन्च करने की बात थी। और एक हमने पढ़ा था स्मार्ट साइलो, साइलो जो है वो कहां पर बना रहे हैं, मलोट में, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले साइलोस देखा था। फिर एक हमने बात की थी 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम अरविंद पनगड़िया था। क्या नाम था, अरविंद पनगड़िया। जो सचिव थे उनका नाम ऋत्विक था। क्या नाम था, ऋत्विक था। उसके बाद सदस्य जो थे, एक का नाम जॉर्ज एनी जॉर्ज था, एक का नाम मनोज पांडा था, है ना, एक का नाम जो सौम्या कांति घोष था, और एक और कौन थे, शंकर थे। तो इस तरीके से 4 सदस्य देखे थे। आर्टिकल 280 के तहत ये वित्त आयोग बनता है। 281 के तहत राष्ट्रपति जो है रिपोर्ट सौंपता है, किसको, संसद को रिपोर्ट सौंपता है, जो कि वित्त मंत्री के माध्यम से उन्होंने करवाया। अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई वो 17 नवंबर को सौंपी गई, और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2026-27 से लेकर 30-31 तक के लिए रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद अगला जो हमने आर्टिकल पढ़ा वो हमने पढ़ा REPM वाला, यानी कि आपके, हाँ, REPM वाला, है ना, जिसमें कि हमने सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के बारे में, सरकार ने इसको लेकर जो 7280 करोड़ रुपए का वो निकाला है, जिसमें कहा है कि भाई 6000 मीट्रिक टन क्षमता वाली जो आप क्या बना लो, ऐसी चुंबक बना लो। इस चुंबक के अंदर क्या होता है, एक तो नियो करके पड़ा था, एक जो है सेमी करके पड़ा था, 2 ऐसे जो केमिकल होते हैं जिससे कि शक्तिशाली चुंबक के रूप में होती है। 5 सफल आवेदक चुने जाएंगे, प्रत्येक को 1200 मीट्रिक टन की क्षमता जो उसमें मिलेगी। 7 वर्ष का इनका टेन्योर रहेगा, 2 वर्ष तो जो है वो इस प्रकार की बनाने के, और 5 वर्ष जो वो इसको बेचने के। REPM हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा विशिष्ट इस्पात वाला। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, विशिष्ट इस्पात, स्पेसिफिक जो इस्पात है उसके डेवलपमेंट के लिए। इसका हमने देखा था तीसरा चरण चल रहा है ना, और इसके लिए हमने देखा था इस्पात मंत्रालय काम करता है। कौन काम करता है, इस्पात मंत्रालय काम करता है। एक हमने पढ़ा था RDI योजना। RDI योजना जो है वो 1 लाख करोड़ की है। ये अभी जो प्रोग्राम हुआ था 3 नवंबर को, उसके अंदर सरकार ने लॉन्च किया। इसको साइंस एंड टेक जो मिनिस्ट्री है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री है, वो देखेगी। इसमें 2 प्रकार का फंड है, एक है ANRF के तहत स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया है, और दूसरा अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए निवेशकों को यहाँ पर जो पैसा अलग से सरकार ने रखा है। RDI के बाद में हमने पढ़ा था डंप साइट वाला, है ना, डंप साइट वाला हमने देखा था कि जो शहरी जो कार्यक्रम था, शहरी जो कार्यक्रम था जो कि नई दिल्ली में था, उस दिन इसे लॉन्च किया गया था। ये जो है वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का पार्ट है। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रही है। इसमें हमने देखा था सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट का हमने टारगेट रखा है। इसमें हमने देखा था कि भी 550 रुपए पर टन जो है वो किसको दिए जा रहे हैं, आपके अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जा रहे हैं। इसमें हमने देखा था एक कोई ज्ञान प्रबंधन इकाई वाला वगैरह को शुरू किया था। एक हमने इसके अंदर एक चीज और देखी थी, वो आपके हुडको के द्वारा जो काम किया जा रहा था, हुडको और एक आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा वित्त को जुटाने के लिए, नाम क्या था, यूविन। क्या नाम था, UI-WIN। UI-WIN का मतलब क्या हो गया, अर्बन इन्वेस्टर विंडो, अर्बन इन्वेस्टर विंडो। और एक हमने देखा था जल ही जननी। क्या देखा था, जल ही जननी मिशन का यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर हमने यहाँ पर बात की निर्यात को लेकर। निर्यात को लेकर 12 नवंबर को योजनाएं लागू की गई। 2 बातें हमने देखी भी। पहली बात तो बजट 2025 में अनाउंस किया था, 25,000 करोड़ रुपए जो इसके अंदर लगाए जाएंगे। 2 बातें थी, एक तो निर्यात को प्रोत्साहन देना है, और एक जो वो निर्यात को प्रोत्साहन देना है, और एक निर्यात को दिशा देनी है। प्रोत्साहन वाले के अंदर पैसा दिया जाएगा, दिशा वाले के अंदर दिशा दी जाएगी, पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसको जो वो विदेशी व्यापार निदेशालय को के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फिर हमने देखा था उनको क्रेडिट गारंटी देने के लिए भी एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम एनसीजीटीसी है, प्लस वित्त सेवा विभाग है जो कि 100% की गारंटी दे देती है। ये भी 12 नवंबर को लॉन्च किया गया था। और अभी अपने लास्ट जो स्कीम पड़ी है वो कौन सी पड़ी है? एकीकृत सोहरा पर्यटन। क्या पड़ी है? एकीकृत सोहरा पर्यटन। एकीकृत सोहरा पर्यटन क्या है? नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है। इसके लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है पीएम डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या? डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए के साथ में मेघालय सरकार भी इसमें मदद कर रही है, क्योंकि चेरापूंजी के पास जगह पड़ती है। इसको जो यहाँ पर क्या करना है? डेवलप करना है। तो इकोनॉमी की सारी बातों को अपन ने कर लिया रिवाइज। अब अपन बढ़ते हैं आगे। कोई एक आधा ही बचा होगा आर्टिकल, ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है। आगे चलते हैं। टैक्स रैंप्स एक योजना है जिसका नाम क्या है? टैक्स रैंप। पहले इसको याद रखो। टैक्स, यहां पर टैक्स में TAX नहीं है, यहां पर है TEX। TEX का मतलब हो गया टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब हो गया कपड़े। टेक्सटाइल मतलब क्या हो गया? कपड़े। तो यानी कि कपड़ों को लेकर कोई ना कोई योजना आई है। कैसी योजना आई है? योजना का नाम है रैंप। रैंप की फुल फॉर्म समझ ली तो ये योजना अपने आप ही समझ में आ गई। क्या है फुल फॉर्म? रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और स्टार्टअप। कपड़ों को लेकर अलग अलग प्रकार की रिसर्च हो, देखे जाए कि दुनिया में कौन से देश में क्या डिजाइन चल रहे हैं, क्या जो साइज चल रहे हैं, उस प्रकार की असेसमेंट हो। रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग हो, नई प्लानिंग हो और नए स्टार्टअप बने। हो गया कहानी क्लियर? इसके 5 हिस्से हैं इस योजना के। कितने हिस्से हैं? 5। पांचों हिस्से इसी रैंप से ही जुड़े हुए हैं। एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहला क्या है? रिसर्च। पहला काम है अनुसंधान और नवाचार। दूसरा है असेसमेंट। किस चीज का असेसमेंट? डेटा का, तो डेटा असेसमेंट। तीसरा है मॉनिटरिंग। जो भी डेटा आ रहा है उसको एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड तौर पर मॉनिटर करना, एकीकृत वस्त्र सांख्यिकी प्रणाली। उसके बाद में है प्लानिंग, यानी कि क्षमता विकास करना, ज्ञान का इकोसिस्टम। और फिर है स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो 5 जो इसके कंपोनेंट है वो इस नाम में ही क्लियर हो गए और इसकी योजना में कुछ है ही नहीं। ये जो योजना है वो 2025-26 से लेकर 30-31 तक की है। इतनी बड़ी कोई योजना है नहीं, 300 करोड़ की है। अभी अपन 1-1 लाख करोड़ की योजना पढ़ के आए, कोई छोटी मोटी योजना याद रखेंगे क्या? तो 305 करोड़ की है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब होता है 100% पैसा केंद्र सरकार ही देती है। 2 योजनाएं होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कह दो या फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना कह दो। इसका मतलब होता है 100% पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र प्रायोजित। इसका मतलब है कि इसमें से पैसा बांटा जाएगा, कुछ पैसा सेंटर देगी, कुछ पैसा स्टेट देगी। जैसे अभी मनरेगा वाले का नाम बदल के VBG राम किया, जो है ना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला, वो क्या कर दिया है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कर दिया है। 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा स्टेट देगी। जबकि पहले जो वेजेस वाला मामला है उसमें पूरा पैसा केंद्र देती थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी कि सारा पैसा केंद्र देगी। मंत्रालय कौन सा है? वस्त्र मंत्रालय। देश के वस्त्र परिधान को, अब ये बोल बच्चन वाली बात है। ये क्या है? बोल बच्चन वाली बात है, क्योंकि इन 5 शब्दों में सब कुछ आ गया। इसके मुख्य घटक क्या? तो ये बात क्लियर है? टैक्स रैंप। टैक्स में TEX याद रखना है, यानी कि टेक्सटाइल। रैंप में R का रिसर्च, A का असेसमेंट, M का मॉनिटरिंग, P का प्लानिंग और S का स्टार्टअप। बस। उसके बाद उसके बाद आ गया स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी। वित्तीय सेवा विभाग ने जन समर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी लॉन्च की है। इसको भारतीय बैंक संघ ने और पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर किया है। करेगा क्या ये पोर्टल स्टार्टअप को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भाई मान लो मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया सिरेमिक एकेडमी नाम से, मुझे मान लो कि लोन चाहिए, तो मैं पहले तो SBI वालों के पास जाऊं, पूछूं भाई लोन दोगे क्या, वो मना कर दें। फिर PNB वालों के पास जाऊं, ऐसे करके सारे बैंकों में धक्के खा रहा हूं। इसकी बजाय सरकार क्या कहती है? एक ही जगह पर एक ही सिंगल विंडो। तो ये पोर्टल स्टार्टअप को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो प्रदान करता है। नाम क्या है? स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन। नाम से पता लग रहा है कॉमन एप्लीकेशन। किस बात के लिए? अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। स्टार्टअप की जर्नी को शुरू करने के लिए क्या है? कॉमन एप्लीकेशन है
है ना। ये आदर्श ऋण योजना द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना 20 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करती है। इसके माध्यम से कितने जो लोन प्रदान किए जा सकेंगे, 20 करोड़ रुपए तक के लोन प्रदान किए जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज। यूरोजोन जो है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ईयू के देशों में जो हमारे जैसे यूपीआई चलता है ना, उसी तरीके से वहां पर चलता है टिप्स। तो बस उन दोनों को इंटरलिंकेज करने की बात चल रही है। आरबीआई ने यूरोजोन के साथ सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज की घोषणा की है। ठीक है, यह सीमा पार भुगतान के लिए G20 रोड मैप के अनुरूप है। G20 में भी इस बात पर चर्चा की गई थी कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो वहां पर ये इसका यूपीआई काम नहीं करता। आप ऐसे नहीं कि वहां पर जाके लाओ भाई स्कैनर दे दो, और आपको बड़े आश्चर्य होगा इस बात को लेकर। मुझे तो इस चीज को लेकर बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया हमसे इतनी ज्यादा डेवलप है, किसी भी दूसरे देश में चले जाओ, भारत का कोई तुलना लगती नहीं है, इतनी ज्यादा डेवलप है बहुत सारे, खासतौर पर यूरोप के देश। लेकिन भारत ने जो डिजिटल पेमेंट वाला लेके आया है, ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। इतने बड़े स्तर पर तो कहीं देखने को नहीं मिलता। दुनिया अभी भी वो कागज के नोट लेके घूम रही है। भले आप रशिया चले जाओ, भले आप यूरोप चले जाओ, अभी भी दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर डिजिटल पेमेंट का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए फ्रांस के जब राष्ट्रपति भारत आते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको हवा महल के सामने एक चाय की दुकान पर डिजिटल पेमेंट करके दिखाते हैं कि ऐसे होता है हमारे देश के अंदर। आए थे जयपुर, है ना, दिखाया था वो उनको। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। इस मामले में भारत दुनिया से बहुत आगे है। तो यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज की बात चल रही है। आगे बात करते हैं, हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान। स्वच्छता की बात चल रही है और स्वच्छता से, शौचालय से अधिकारों की बात भी है। इसीलिए ये 19 नवंबर को शुरू होगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस होता है और 10 दिसंबर तक चलेगा ये अभियान, क्योंकि उस दिन मानवाधिकार दिवस होता है। कुछ नहीं, शौचालय पर बात चल रही बस, है ना। आगे चलते हैं, नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की। ये क्या है? 25 नवंबर को इस अभियान का चौथा चरण शुरू हुआ। जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ग्रामीण विकास विभाग DNRLM के तहत जो है इस योजना को चलाएगा। कुछ नहीं है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ना है। इस प्रकार का एक अभियान चला दिया जिसका नाम क्या है? नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की। ठीक है, बाकी कुछ खास कंक्लूसिव नहीं है। इतनी सी बात याद रखनी है कि चौथा चरण शुरू हुआ है, नई दिल्ली से शुरू हुआ है और ये महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है। इसीलिए ये DNRLM का पार्ट है। किसका पार्ट है? DNRLM तो जानते हो ना मैं क्या, कि कई बार ऐसी बातें बोल देता हूं, मुझे लगता है ये तो पता ही होगा। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सारी चीजें अपन सर्वे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेरे साथ में एक व्यक्तिगत रूप से समस्या है। मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है वो मुझे बहुत टाइम से देख रहा है, उसको सब पता है। कई बार मेरे ऐसे समस्या आ जाती है, तो इसलिए आप मुझसे पूछ लिया करो यदि कोई चीज ना पढ़ रखी हो। तो DNRLM क्या है? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर कुछ नहीं है, आपके जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो सरकारी जो मार्केट प्लेस है और संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता, उनके साथ में एक MOU किया है। चलो इस मुद्दे को अपन बाद में देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझ लो क्या है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। बड़ा भारी भरकम नाम ले लिया, क्या है ये? 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स। क्या है? कुल मिलाकर जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा क्लस्टर, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, उस प्रकार के क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसको हाइड्रोजन वैली के नाम से जाना जाएगा। मुख्यतः बढ़ावा किसको देना है? ग्रीन हाइड्रोजन को। वैली क्यों कह रहे हैं और क्लस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जरूरी जो भी कंपोनेंट है वो सारे एक जगह पर मिल जाएंगे। और इस प्रकार के 4 बनाने जा रहे हैं। कौन सा मंत्रालय? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक बार यदि हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, क्या बताते हैं इसकी डेफिनेशन? हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स आर इंडियाज इंटीग्रेटेड रीजनल इकोसिस्टम, एकीकृत क्षेत्रीय इकोसिस्टम है, ड्रिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू बिल्ड कंप्लीट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन from production
टू स्टोरेज, टू ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड यूज। इस प्रकार के बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स। इसमें इतनी खबर दी हुई थी, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक और खबर मिल गई। हाल ही में पीआईबी के अंदर एक खबर आई, हाल ही में Hyundai 4 बनाने ही है, इसको लेकर एक समझौता हो भी गया है। Hyundai मोटर इंडिया और आईआईटी मद्रास ने एक साइन किया है एमओयू, जिसमें कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत एस्टेब्लिश ए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब। तो Hyundai ने और आईआईटी मद्रास ने इस प्रकार का एक एमओयू किया है, 100 करोड़ रुपए लगाकर हम एक ऐसी हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब जो बनाने जा रहे हैं। बात क्लियर है? बस ये खबर थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि हम 4 बनाएंगे, तो हमने एक तो ये समझ लिया ये होता क्या है। दूसरा हमने समझ लिया कि Hyundai मोटर इंडिया और आईआईटी मद्रास ने जो इस प्रकार का एक एमओयू किया है। अब बीच में ऊपर एक बात रह गई थी, उसमें एक शब्द आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये क्या है? ये इस प्रकार का एक बाजार है, एक तरीके से मान लो सरकार का अमेजन है। अमेजन पे ही बिकते हैं ना वो सामान वगैरह, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, अमेजन ही बोलते हैं ना उसको। ये सरकार का एक तरीके से अमेजन है। यहाँ पर सरकार अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो वो रखवाती है, ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट, सरकार कौन से प्रोडक्ट बनाती है? सरकार क्या है कि बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देती है। जैसे मान लो सरकार कहती है हम ट्राइबल लोगों को, जनजातीय लोगों को, महिलाओं को, इनको हम बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। इनके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है उसको बेचने में हम मदद करेंगे। पता लगा कि किसी ट्राइबल महिला ने अचार पापड़ बनाया है, अब अचार पापड़ उनका कहीं बिकेगा तो नहीं, मतलब बहुत कम संभावना है कि उनको बहुत अच्छे कोई ग्राहक मिलेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा? सरकार इनकी एक तरीके से इस जीईएम पर प्रदर्शनी लगाती है, ताकि हम जैसे कोई खरीद भी सकते हैं यहाँ से। प्लस उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सरकारी ऑफिस में यदि कोई काम आना है, पता लगा कि चलो ऐसे मान लो कि ट्राइबल जो विमेन है उन्होंने पत्तल से बनने वाले क्या बोलते हैं बर्तन बनाए हैं। पत्तल समझ गए? पत्ते से जो बनते ना, उस प्रकार के क्या बनाए, बर्तन बनाए। अब किसी सरकारी ऑफिस के अंदर कोई कार्यक्रम है, अब सरकारी ऑफिस के उस कार्यक्रम को बर्तन खरीद के लेके आने, एक बार के लिए भोजन करवाने के लिए। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो जहां पर भी वो कार्यक्रम है वहां के लोकल मार्केट में जाए, वहां से खरीद लाए। इससे 2 नुकसान है, एक तो कि इनको बढ़ावा नहीं मिला, दूसरा क्या पता महंगा खरीद के ले आए। इसलिए सरकार ने क्या कहा सरकारी ऑफिस को, आप तो जीएम पोर्टल पर जाओ, यहां से खरीदो। फायदा क्या हो गया? ट्राइबल जो वुमेन है उनको मार्केट मिल गया, सरकार को पता लग गया कितने पैसे में क्या खरीदा जा रहा है। तो ये इस तरीके का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना रखा है। क्या बना रखा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना रखा है। बस इसी को लेकर एक खबर है, इसी को लेकर। अच्छा, इसमें ज्यादातर बढ़ावा किसको देते हैं? विमेन को देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का यूएन विमेन के साथ में एक एमओयू हुआ है। यूएन विमेन के साथ में क्या हुआ है? एक एमओयू है, जिससे कि हम महिलाओं को इसमें जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकेंगे। किस चीज में बढ़ावा? सार्वजनिक खरीद परिस्थितिकी में, समझ गए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सरकार को बर्तन खरीदने थे एक बार के लिए, तो सरकार यहां से क्या कर रही है? पब्लिक प्रोक्योर कर रही है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रही है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में किस तरीके से बढ़ावा देना है, इसको लेकर यूएन विमेन के साथ में क्या हुआ है? एक एमओयू हुआ है। तो ये सारी बातें सर अपन ने पढ़ी किसके अंदर? इकोनॉमिक्स में। ना सिर्फ चीजों को याद किया बल्कि चीजों को समझा भी। 4 क्लस्टर्स कहां पर? हाँ, ये भी अच्छा है भाई ना। अरे भाई, ये भी एक अच्छी खबर इन्होंने मुझे नोटिस करवाई, मेरे ध्यान में नहीं थी। और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें से एक राजस्थान में है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अभी जो मैंने कहा ना कि भाई 4 क्लस्टर्स बनाएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है। इस न्यूज में ये भी बता रखा है कि 4 की क्लस्टर्स जो कि पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर और केरला में बनाने जा रहे हैं। केरला में जगह डिसाइड नहीं हुई होगी तो केरला लिख दिया। तो पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर और केरला, ठीक है। याद रखने के लिए बीजेपी के क्लस्टर याद रख लेना। किसके क्लस्टर? बीजेपी पार्टी के, बीजेपी के क्लस्टर। बी का मतलब भुवनेश्वर हो गया, जे का मतलब जोधपुर, जोधपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में पड़ गया। पी का मतलब पुणे और के का मतलब ये अलग ही पड़ा है, केरला। तो बीजेपी के क्लस्टर्स, तो इस तरीके से याद रख लेना। तो ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। इसी के साथ अपन ने इकोनॉमी को किया खत्म। नवंबर महीने में सिर्फ 2 चीजें बचती हैं, एक है स्पोर्ट्स और एक है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक शिरीन मैम करवाएंगे, स्पोर्ट्स वाला मैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तीनों की एक कंपाइल वीडियो
जैसे कल मैंने राजस्थान की एक लंबी वीडियो ली, उसी तरीके से कंपाइल वीडियो, लंबी वीडियो 3-4 घंटे की, जिसमें कि तीनों महीनों का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, सितंबर का भी बाकी है, अक्टूबर का भी बाकी है, नवंबर का भी हो गया, तीनों को एक साथ जो आपको करवाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।